अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। सबसे आगे में कहेंगे खुश आमदीद। आज भी मैं अकेला शो करूंगा। मैंने भी गलत इसलिए इस्तेमाल किया क्योंकि चंद रोज़ पहले मैंने कहा था ना, छुट्टी कभी कभी कर लेनी चाहिए। लगता है सबीन ने उसको बहुत सीरियस ले लिया है, लेकिन चले कोई बात नहीं। अच्छा, प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। और आज सबसे पहले सवाल मैं सिर्फ आपसे कर सकता हूँ, जो कि सबीन यहाँ पर है नहीं। सवाल मेरा ये है कि दिन के किस वक्त फल खाना, फ्रूट खाना बेहतर होता है। हम अक्सर घरों में देख रहे होते हैं, जब दोपहर के वक्त खाने के साथ फ्रूट चाट बन रही होती है, फ्रूट सैलड बन रहा होता है, हम खा रहे होते हैं। अच्छा, उसमें मेरी अपनी ज़ाती राय ये होती है, स्पेशली रात के वक्त अगर मेरी बेगम मुझे कहे ना कि ये साथ फ्रूट सैलड, मैं कहता हूँ नहीं, रात में मैं नहीं खाता फ्रूट। तो मेरी अपनी एक आदत है, कुछ लोग खाते हैं, कुछ लोग नहीं खाते। लेकिन आज का जो सवाल है कि किस वक्त खाना चाहिए, आप हमें व्हाट्सएप करके बताएं कि आप किस वक्त फ्रूट खाते हैं और आपके ख्याल में उस वक्त क्यों खाते हैं आप फ्रूट। सिर्फ इसलिए कि दिल करता है या इसलिए कि उस वक्त खाना चाहिए। अक्सर घरों में हम देखते हैं कि वक्त की कमी के बायस सुबह के औकात में फलों का इस्तेमाल, वैसे इस वक्त बड़े मज़े मज़े के फ्रूट्स आपको हम स्क्रीन पर दिखा भी रहे हैं, तो फ्रूट हम खा रहे होते हैं। अच्छा, क्यों? क्योंकि पकाने की ज़रूरत नहीं होती ना, क्विकली आप खा लेते हैं। अच्छा, एक चीज़ और भी कि वक्त बच जाता है, क्योंकि ज़रा पकाना नहीं होता, आपको डायरेक्टली आपने फल निकाला, धोया और खा लिया। अच्छा, अब तिब्बी माहिरीन क्या कहते हैं? वो ये कहते हैं कि सुबह के औकात में फलों का इस्तेमाल सेहत के लिए बहुत अच्छा होने के बजाय नुकसानदेह हो सकता है। तिब्बी माहिरीन ये कहते हैं कि नाश्ते में, ब्रेकफास्ट में जो बेहतरीन समझा जाने वाला फल है केला, आपको नुकसान पहुंचा सकता है। जैसे कि मैं रोज़ाना सुबह उठ के वैसे बनाना शेक पीता हूं, तो अब मैं सोचूंगा कि क्या बनाना शेक सुबह पीना चाहिए या नहीं पीना चाहिए, क्योंकि बात अभी सिर्फ फ्रूट्स की हो रही है। हाँ, जब फ्रूट का कॉम्बिनेशन है मिल्क के साथ, क्रीम के साथ, तो उसका क्या इम्पैक्ट है, इस पर हमें किसी और दिन बात करनी पड़ेगी। बहरहाल ये यूके में एक तहकीक हुई है और माइक्रोबायोटिक कोच हैं, उनकी हैसियत से काम करने वाले एक माहिर ग़िज़ाइयत हैं डॉक्टर शिल्पा अरोड़ा। उनके मुताबिक केले में चूँकि हम सब जानते हैं आयरन भी है, ट्रिप्टोफैन भी है, विटामिन B6 भी है, विटामिन बी और भारी मिकदार में स्वीटनेस यानी फ्रुक्टोस भी है। अब एनर्जी के लिए तो बहुत अच्छा है कि पूरे दिन काम काज के दौरान आपको एनर्जी चाहिए होती है, तो अगर आपने सुबह फ्रूट खाया, स्पेशली बनाना आपने खाया, तो आपको एनर्जी आएगी। लेकिन अगर आप निहार मुँह खा रहे हैं, आप अक्लमंद नहीं है। डॉक्टर शिल्पा ने कहा है, अमेरिका के महकमा ज़राअत के मुताबिक एक मुनासिब साइज़ का जो केला है उसमें 79 कैलोरीज पाई जाती हैं। अब केले में पानी की मकदार भी ज़्यादा होती है, जिससे आप हाइड्रेटेड रहते हैं, मगर इसमें मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटाशियम और फाइबर भी होता है, जिसकी वजह से अगर निहार मुँह आप इसे खाएंगे तो अच्छा ऑप्शन नहीं है। यानी एम्प्टी स्टमक केला खाने से जिस्म में मैग्नीशियम लेवल बढ़ जाता है, आपके ब्लड लेवल में शामिल होता है, दिल के लिए नुकसानदेह हो सकता है अगर मैग्नीशियम लेवल बढ़ चुका है। तो हमारे ग़िज़ाई डॉक्टर शिल्पा ने यह भी कहा कि अगर टेक्निकली देखा जाए, सिर्फ केला नहीं बल्कि कोई भी फ्रूट अगर आप निहार मुँह खा रहे हैं तो ये आप अच्छा नहीं कर रहे। अब बात यह है कि दिन के किस वक्त में आप फल खाएं। तो ये हकीकत है कि फल न्यूट्रिशियस है, यानी ग़िज़ाइयत से भरपूर है, एनर्जी आपको देता है। लेकिन कुछ लोगों के लिए बेहतर होता है कि वह हस्बे ज़रूरत फलों का इस्तेमाल करें, कुछ के लिए वो ज़रूरी नहीं है, तो पर्सन टू पर्सन वेरी भी कर रहा होता है। जैसे कि हम कहते हैं कि कुछ लोगों में मैग्नीशियम की कमी होती है, पोटेशियम की कमी होती है, फ़ौरन डॉक्टर्स कहते हैं कि आप ज़्यादा केले खाएँ, क्योंकि आपके मसल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि पोटेशियम मैग्नीशियम हो। लेकिन अब अगर हम देखेंगे किस वक्त खाना है, किसने किस वक्त खाना, ज़रा ये सवाल अभी भी जवाब तलब है। लेकिन कुछ फलों की हम बात कर लेते हैं। मसलन जब हम दीगर फलों की बात कर रहे हैं तो केला, माल्टा, सेब, अनार, मौसमी, चकोतरा, सिट्रस फ्रूट जिसकी हम बात करें, तो ये निहार मुँह अगर आप खाएंगे, चूँकि एसिडिक होता है सिट्रस फ्रूट्स, तो इसमें होगा ये कि आपके पेट में गैस होगी, तेज़ाबियत होगी, सीने में जलन हो सकती है। एट द सेम टाइम शुगर लेवल्स आपके बढ़ सकते हैं। टाइप 2 ज़ियाबितस में मुब्तला अफराद के लिए बेहतर है कि वो ऐसे फल जिनमें फ्रुक्टोज की मिकदार ज़्यादा हो, उनका इस्तेमाल खाने की जगह पर करें। यानी अगर आपने खाना नहीं खाना तो आप फ्रूट्स खा लें। हाँ, खाने से कबल और बाद में फल अगर खाएंगे तो शुगर लेवल बहुत बढ़ जाएगा। मैं डायबिटीज़ की बात कर रहा हूँ, जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं। माहिरीन ये भी कहते हैं कि सोने से पहले केला खाना मुफीद है, क्योंकि जिस्म को पोटेशियम फराहम करता है। इसके अलावा खजूर और खुबानी, इसमें भी चूँकि मैग्नीशियम है, तो सोने से पहले ये बहुत फ़ायदेमंद है अच्छी स्लीप के लिए। अब बेहतर नींद आपको आएगी अगर आप ये फ्रूट्स सोने से पहले खाएंगे। चलिए, हमने काफ़ी डिटेल से बात की फ्रूट्स की। व्हाट्सएप करके आपने हमें ज़रूर बताना है कि आप फ्रूट्स कब खाते हैं और आपकी राय में ऐसा क्यों है। बढ़ते हैं आगे और अब आज के दिन की मुनासबत से बात करते हैं। आज मसावी उजरत का दिन मनाया जा रहा है, पूरी दुनिया में दिन मनाया जा रहा है। मकसद क्या है कि मुख्तलिफ सिन्फ़ों की जब हम बात करते हैं, जेंडर्स की हम बात करते हैं, तो उनके दरमियान मसावी हुकूक को यकीनी बनाया जाए, एक जो डिवाइड है उसे ख़त्म किया जाए। दुनिया भर में हम क्या देखते हैं, रिसर्च क्या बताती है, एनालिस्ट क्या कहते हैं कि ख़वातीन को मर्दों के मुकाबले में कम उजरत दी जाती है। ये समाजी तौर पर,
मौशी तौर पर बहुत गलत रवैया है। अदम मसावात का बाइस बनते हैं ये रवैये। यूएन की जनरल असेंबली ने दुनिया भर में आगाही के लिए 2020 में ये दिन मनाने की मंजूरी दी थी, ताकि जो डिफरेंट जेंडर्स हैं उनके दरमियान जो उजरत की तफरीक है इसको आहिस्ता आहिस्ता कम करते चले जाएं हम। अब बात करते हैं आगे बढ़ते हुए मौसम की। आज पाकिस्तान का मौसम कैसा रहेगा क्विकली आपको बता देते हैं कि इस्लामाबाद में आज मौसम कम से कम 23 और ज़्यादा से ज़्यादा 34 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा, कोई बादल नहीं है। लाहौर में कम से कम 25 और ज़्यादा से ज़्यादा 37 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। कराची की बात करते हैं, कम से कम 26 और ज़्यादा से ज़्यादा 34 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। कराची में बादल है ही नहीं, बादलों की आंख मिचौली जारी है। पेशावर की बात करते हैं, कम से कम 24 और ज़्यादा से ज़्यादा 36 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। क्वेटा की बात करें, कम से कम 15 और ज़्यादा से ज़्यादा 31 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। चलेंगे तो हमने बात कर ली पाकिस्तान के मौसम की। वैसे कल शाम का तस्करा मैं कैसे करना भूल गया। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में कल क्या हुआ, चांद ग्रहण, इसका नज़ारा देखा गया। पाकिस्तान में भी जुज़वी तौर पर पार्शल मून इक्लिप्स था। यूरोप, एशिया, अफ्रीका, शुमाली जनूबी अमरीका, यहाँ पर चांद ग्रहण का मुशाहिदा किया गया। आपको हम स्क्रीन पर दिखा भी रहे हैं कि कैसा लग रहा था। मुख्तलिफ जगहों से इसका नज़ारा मुख्तलिफ था और पाकिस्तान में जैसा मैंने कहा कि पार्शल मून इक्लिप्स, तो वो देखा गया। चले बात करें चांद ग्रहण की। इससे मुताबिक बहुत से वैसे मिथ्स भी जुड़ी होते हैं कि इसमें बाहर ना निकलें, इसमें देखें मत। नॉट जस्ट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, इवन ड्यूरिंग द डे भी कहा जाता है। स्पेशली मैं अगर पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से बात करूँ, बहुत अमूमी सी राय पाई जाती है। स्पेशली वो जो ख़वातीन एक्सपेक्टिंग होती हैं, प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं, उनको मना किया जाता है, हालांकि इसका कोई ताल्लुक इससे होता नहीं है। आगे बढ़ते हैं, लेकर चलते हैं आपको चीन, जहाँ का इलाका है लियाओनिंग। यहाँ पर खूबसूरत नज़ारा देखा गया। मिट्टी की सुर्ख पट्टियाँ यानी लाइंस, और जो पौधे वहाँ पर थे, फ्लोरा एंड फौना था वहाँ पर, और दरिया था वहाँ पर नीला। क्या खूबसूरत उसका नज़ारा। आपको लाल रंग भी नज़र आएगा, आपको सब्ज़ा भी नज़र आएगा, आपको खूबसूरत एक लैंडस्केप नज़र आएगी। और ऐसे लगता है जैसे कोई ऑयल पेंटिंग है, किसी ने इसको पेंट किया है, लेकिन जाहिर है ये कुदरत का पेंट है। खूबसूरत तरीन ये स्केच, खूबसूरत तरीन ये पेंटिंग रादर। और यंजन में वाकई ये नेशनल नेचर रिजर्व 800 मुरबा किलोमीटर के रकबे पर मुहित वो इलाका, जिसका हम विजुअल आपको दिखा रहे हैं। और माहिरीन के मुताबिक दरिया और समंदर जहां आपस में मिलते हैं, वहां चमकदार सुर्ख समंदरी एक फ्लीट बनता है, और एक ऐसा दलदली मकाम जहां अनवा अक़साम के पौधे खिलते हैं। और वहाँ पर आपको हम दिखा भी रहे हैं कि कैसे परिंदे भी आ रहे हैं, और एक खूबसूरत सा मंजर, बल्कि दिलकश सा हसीन सा मंजर है जो कि आंखों को खीरा करता है। आगे बढ़ते हैं जी इस मंजर से, और अब एक खबर और शेयर करते हैं। 10,000 फीट की बुलंदी से गिरकर आईफोन महफूज रहा। थाईलैंड में हुआ ये कि स्काई डाइवर के बैग से फ़ोन तो गिरा, लेकिन एक आंच उसे नहीं आई। तो ये देखिए जी, आपको विजुअल हम दिखा रहे हैं कि वैसे तो कोशिश की जाती है कि जो भी आप सामान है वो एक्स्ट्रा साथ ना लेकर जाएं जब भी आप स्काई डाइविंग कर रहे हैं, लेकिन उनके बैग में वो आईफोन था, बैग से आईफोन गिर गया, समहाउ स्लिप्ड फ्रॉम द बैग। लेकिन जब उन्हें वो मिला और उन्होंने देखा कि बिल्कुल सही सलामत है आईफोन, उसे एक स्क्रैच भी नहीं आया, कोई नुकसान नहीं हुआ। तो ये देखिए जी, हमने आपको विजुअल दिखाया इसका। अब आगे बढ़ते हैं। वैसे इस पर एक सवाल ये भी है कि कौन सा वाला मॉडल था, चूँकि अभी जो लेटेस्ट मॉडल है, स्पेशली उसके केसिंग से मुतालिक बात हो रही है जी। केसिंग उसकी बड़ी ज़बरदस्त है और बड़ी स्ट्रॉन्ग है, प्रोटेक्ट करती है। तो आई एम नॉट श्योर कि ये कौन सा मॉडल था। बढ़ेंगे आगे, और कुछ दिन पहले से हम देख रहे हैं कि एक वीडियो वायरल है, एक विजुअल वायरल है, तो हमने सोचा आपसे शेयर भी करते हैं। हुआ ये कि सऊदी अरब में जो पुराने बोइंग तैयारे थे, उनको शिफ्ट किया गया जद्दा से रियाज। अच्छा, शिफ्ट करना तो बड़ा नॉर्मल सा प्रोसेस होता है, लेकिन जिस तरह शिफ्ट किया गया वो नॉर्मल नहीं है। ये देखिए, वो सड़क जहां गाड़ियां चलती हैं वहां पर ये बोइंग जा रहे हैं। अच्छा, इनके जो पर हैं वो उतारे हुए हैं और इनको शिफ्ट किया जा रहा है फ्रॉम जद्दा टू रियाद। और ये मुनफरद मुंतकली बहुत ज़्यादा दिलचस्पी का महवर बन गई। अच्छा देखिए जी, ट्रक्स पर लोड करते हैं और उनको शिफ्ट करते हैं। तकरीबन ये हज़ारों किलोमीटर का सफ़र है जो कि इन्होंने तय किया है, और ये 12 दिनों में तय किया गया है ये सफ़र। क्योंकि हम बात करें 1000 किलोमीटर के सफ़र की, इस दौरान तैयारा जिस इलाके से गुजरते थे तो वहाँ लोग उनका वालिहाना इस्तकबाल करते थे। शहरियों ने कौमी परचम, कहवा और रिवायती रक्स इसके साथ तैयारों का खैर मकदम किया। अच्छा, पुराने तैयारे हैं और रियाज सीज़न 2024 के बुलेवार्ड रनवे के नए एडिशन में इस्तेमाल होंगे, जिसमें हम देखेंगे रेस्टोरेंट्स बनेंगे, कॉफ़ी शॉप्स बनाई जाएंगी
और ये देखिए कि किस तरह से उनका इस्तकबाल और कैसा वहाँ पे माहौल, और देख रहे हैं कि बहुत वायरल है ये फुटेजेस के वो तैयारे जो आसमान में उड़ते हैं वो कैसे सड़क के थ्रू शिफ्ट किए जा रहे हैं। लेकर चलते हैं हम आपको स्वीडन। स्वीडन में हुआ ये है कि उन्होंने तारकीन वतन को एक अनोखी पेशकश की है। जो लोग स्वीडन से चले गए, यानी तारकीन वतन है स्वीडन के, हुकूमत ने कहा कि वॉलंटरली अगर आप अपने आबाई इलाके में वापस आते हैं, आबाई वतन में आप आते हैं, तो आपको $34,000, यानी अगर मैं कैलकुलेट करूं तो तकरीबन 1 करोड़ रुपए बनते हैं ये पाकिस्तान में। ये पेशकश किया वहाँ की गवर्नमेंट ने। इस ऑफर का इतलाक 2026 से होगा, क्योंकि स्वीडन में हो ये रहा है कि इस वक्त तारकीन वतन की जो बड़ी तादाद है उसको संभालने में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, और अब इस मुश्किल से निपटने के लिए नित नई तरकीबें सोची जा रही हैं। तो अच्छा, ये थोड़ी सी खबर मैं आपको इस पर एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जो तारकीन वतन वहाँ रह रहे हैं ये उनके लिए है। आई स्टैंड करेक्टेड कि वो जो लोग जिस तरह किसी और मुल्क से वहाँ गए हों, रह रहे हों, तो उनके लिए कहा जा रहा है कि आप ये पैसे लें और अपने आबाई इलाके में जाएं, क्योंकि वो वहाँ पर उन्हें सपोर्ट नहीं कर सकते, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर उनको सपोर्ट नहीं कर सकता, उनका हेल्थ सिस्टम, उनका एजुकेशन सिस्टम वो इतना सपोर्ट नहीं कर सकता तारकीन वतन को, इतनी बड़ी आबादी को। दैट्स वाई वो इसको एडवोकेट कर रहे हैं कि अपने अपने इलाकों में वापस जाएं, हम आपको इसके लिए पे करेंगे। तो ये खबर थी जी। आगे बढ़ते हैं। इससे पहले कि आगे बढ़ूं, दीगर खबरें शामिल करूं, एक ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अब हम बात करेंगे पाकिस्तान की नई एआई पॉलिसी की। जब हम एआई की बात करें, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें, इसके बारे में कहा जाता है कि मुल्क के मुस्तकबिल की समत को मुतय्यन करती है। कई माह की मेहनत और गौर फिक्र के बाद इस पॉलिसी को बिलाखिर हतमी शक्ल दी जा चुकी है, और तवक्को ये है कि इसी मंथ के एंड पे काबीना से इसको मंजूर कराया जाएगा। अब इस पॉलिसी का मकसद क्या सिर्फ टेक्निकली हम देखें तो तरक्की है, या कि हम अगर बात करें नौजवानों की तो उसके मुस्तकबिल की बात ही जा रही है, यानी मुस्तकबिल के तकाज़ों के मुताबिक नौजवानों को तैयार करना। तो ये भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इस पॉलिसी के तहत 10 लाख नौजवानों को मसनूई ज़हानत यानी एआई और इससे जो मुंसलिक टेक्नोलॉजीज़ हैं, जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ हैं, उसकी तरबियत दी जाएगी। साथ ही इंटरनेट की रसाई 90% आबादी तक बढ़ाने, नए रिसर्च सेंटर्स के कायम करने और गवर्नेंस से लेकर रोज़मर्रा ज़िंदगी तक हर शोबे में एआई का मौसर इस्तेमाल यकीनी बनाने की कोशिश की जाएगी। तो इसी पर आज हम बात करेंगे, एआई पर, इस पॉलिसी पर। हमें ज्वाइन के वजारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के सैयद जुनैद इमाम साहब ने हमें ज्वाइन किया है। जुनैद साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। जुनैद साहब, सबसे पहले मैं यही जानना चाहता कि जिस तरह पाकिस्तान नेशनल एआई पॉलिसी का एक ऐलान किया, थोड़ा सा हम जरूर चाहेंगे इस बारे में बताएं कि व्हाट एग्जैक्टली दिस पॉलिसी इज। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। तो देखिए, एआई वी ऑल नो इस वक्त एक बज़वर्ड भी है और बहुत सारे लोग इस पे फोकस कर रहे हैं। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स भी हैं, बट एट द सेम टाइम इसके साथ चैलेंजेस भी हैं। तो अभी ये है कि एकेडमिया में भी बहुत सारे लोग इस पे काम कर रहे हैं, इंडस्ट्री में भी काम हो रहा है, गवर्नमेंट भी इसके ऊपर कुछ काम कर रही है। सो वी फेल्ट अ नीड के एक होलिस्टिक अप्रोच की ज़रूरत है। तमाम स्टेक होल्डर्स को, इंडस्ट्री, एकेडमिया, गवर्नमेंट को मिल के इसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि जब अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी होती है तो उसके लिए इट्स इम्पॉर्टेंट कि सारे स्टेक होल्डर्स मिले, एक इकोसिस्टम बिल्ड करें। सो इस ज़रूरत को महसूस करते हुए फिर मिनिस्ट्री ऑफ आईटी ने एक इनिशिएट किया है एक नेशनल एआई पॉलिसी बनाना, ताकि एक डायरेक्शन दी जा सके तमाम स्टेक होल्डर्स को और डुप्लीकेशंस ऑफ एफर्ट को भी अवॉइड किया जाए, एक ही काम मल्टीपल लोग ना कर रहे हो और एक कोलैबोरेटिव एनवायरनमेंट हो, चैलेंजेस भी आइडेंटिफाइड हो और एक नेशनल डायरेक्शन भी हो। जैसे ग्लोबली भी ऐसे है कि डिफरेंट मुल्क अब एआई में डिफरेंट डायरेक्शंस ले रहे हैं। कोई फोकस है इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर, कुछ डिफेंस के ऊपर, तो पाकिस्तान को भी एक क्लियर डायरेक्शन लेने की ज़रूरत है कि वो एआई को अपने किन इकोनॉमिक और जो नेशनल नीड्स हैं उनके लिए यूज़ करना चाह रहे हैं। सो इट्स इम्पॉर्टेंट कि हम अपनी डायरेक्शन भी सेट करें, और साथ में एक मकसद ये भी था एआई पॉलिसी का कि बीइंग अ डेवलपिंग कंट्री हमारे पास रिसोर्सेज भी लिमिटेड है। सो इट्स नॉट पॉसिबल कि आप हर एरिया के ऊपर फोकस कर सकें। सो कुछ प्रायोरिटाइजेशन की जाए कि हमने पहले क्या काम करना है, और एक दफ़ा इकोसिस्टम बिल्ड हो जाए कुछ, तो फिर हमने लार्जर गोल्स भी अचीव करने हैं। सो ये बेसिक इंटेंट था इस पॉलिसी का। एक फंडामेंटल चीज़ ये है इस पॉलिसी में कि हम अभी बहुत ज़्यादा रेगुलेशन की तरफ नहीं जा रहे। देयर आर कंट्रीज, डेवलप कंट्रीज़ में एआई रेगुलेशन की तरफ जा रहे हैं वो, क्योंकि उनके यहाँ यूज़ बढ़ता जा रहा है।
और इट्स इम्पॉर्टेंट कि इसको रेगुलेट भी किया जाए। लेकिन इस पॉलिसी में हमारा फोकस ज़्यादा है कि कैपेसिटी बिल्डिंग और ओवरऑल इकोसिस्टम बिल्ड किया जाए। जब हमारे यहाँ एआई की कैपेसिटी आ जाए, इसका यूज़ भी आ जाए, तो उसके बाद हम अच्छा जुनैद साहब, एक बात और भी, क्या हम ये समझें कि हर एक शोबे को, जैसे हम हेल्थ भी देखते हैं, हम एजुकेशन भी देखते हैं, बहुत सारे शोबे देखते हैं, यानी हर शोबे को इस पॉलिसी के तहत गाइडलाइन प्रोवाइड की जाएगी ताकि अपने अपने शोबे में कैसे फ़ायदा उठाना है वो देख सकें? जी बिल्कुल। सो आप बेसिक शोबे जैसे आपका हेल्थ है, आपकी एजुकेशन है, कॉमर्स है, आपकी ट्रांसपोर्टेशन है, अर्बन प्लानिंग है, हर चीज़ के अंदर आप इसकी ऑप्टिमाइजेशन और इसका यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली पॉलिसी में ये होगा कि वी नो कि हमारी कैपेसिटी अभी नहीं है। सो रेडीनेस इज अ फंडामेंटल थिंग। सो जो एक सबसे बड़ा चैलेंज इसमें एड्रेस करना है, जो क्रॉस सेक्टोरल है, इन सारे एरियाज के अंदर है, वो है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। सो अगर हम डेटा हमारा अभी भी पेपर के ऊपर है, हम डेटा शेयर या एक्सचेंज नहीं कर रहे, या डेटा की स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है, तो हम एआई का बहुत ज्यादा यूज नहीं कर सकते। इसलिए बड़ी फंडामेंटल चीज है कि हमारे यहाँ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हो और हम डेटा को यूज करें। सो ये इस पॉलिसी के अंदर सिर्फ गाइडलाइन के हद तक है, लेकिन ये फिर गवर्नमेंट कुछ और हमारे जिस तरह प्रोजेक्ट्स हैं, डिजिटल इकोनॉमी इनहांसमेंट प्रोजेक्ट एक है वर्ल्ड बैंक फंडेड, जिसमें हम पाकिस्तान की डेटा एक्सचेंज लेयर बिल्ड कर रहे हैं, डिजिटल आईडी बना रहे हैं। डेटा गवर्नेंस की एक पॉलिसी आ रही है कि डेटा अभी ये है कि इदारे जिसके पास जो डेटा है वो उसको लेके बैठा हुआ है और शेयर नहीं कर रहे। सो स्टैटिक डेटा के ऊपर एआई के बहुत लिमिटेड यूज केसेस होते हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि रियल टाइम में डेटा कलेक्शन भी हो, डेटा स्टैंडर्डाइजेशन भी हो, और फिर जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो ना सिर्फ गवर्नमेंट में आपस में एक दूसरे के साथ शेयर करें, बल्कि प्राइवेट सेक्टर के साथ भी डेटा शेयर किया जाए। सो इसके इनिशिएटिव इस एआई पॉलिसी के पैरेलल में और भी बहुत सारे इनिशिएटिव हैं जो प्रोजेक्ट्स या दूसरे लॉस के फॉर्म में चल रहे हैं। सो ये इन्हीं इनिशिएटिव्स को देखते हुए, इसी इम्पैक्ट को देखते हुए ही हम ये तखमीना लगा पा रहे हैं कि 10 लाख नौजवानों को ट्रेन किया जाएगा इसके थ्रू। देखें, ये दिस इज एन एम्बिशियस टारगेट, और ये सिर्फ पाकिस्तान की नीड्स देखते हुए नहीं है। सो एक तो पाकिस्तान में डोमेस्टिक मार्केट क्रिएट हो रही है, बट ग्लोबली इट विल बी $1 ट्रिलियन मार्केट। सो जो ग्लोबल मार्केट की नीड्स हैं उनको भी सामने रख के, सो ऑलरेडी पाकिस्तान जो ग्लोबल सॉफ्टवेयर की जो मार्केट है उसमें कंट्रीब्यूट कर रहा है। सो वी वांट टू बी एन अर्ली कंट्रीब्यूटर इन एआई एज वेल। तो ये जो टारगेट सेट किए जा रहे हैं एचआर जो ट्रेन करने, वो ना सिर्फ डोमेस्टिक मार्केट बल्कि ग्लोबल मार्केट को भी देख के कि हम वहाँ की नीड्स भी पूरी कर सकें। सो उसको देख के भी ये टारगेट सेट किए जा रहे हैं, और इसमें ज़रा सारे स्टेक होल्डर्स ने आना है। सो HEC है, यूनिवर्सिटीज़ हैं, फिर जो इंडस्ट्री है, गवर्नमेंट ने बहुत से सेंटर ऑफ एक्सीलेंसेस बनाए हुए हैं जहाँ पे रिसर्च भी हो रही है, हमारे रिसर्च के इदारे, इन सब ने मिल के काम करना है, तो फिर हम ये इन नंबर्स की तरफ जा सकते हैं। इट्स अगेन अ कोलैबोरेटिव एफर्ट, और जो डिफरेंट सेक्टर्स हैं उनकी स्पेसिफिक नीड्स होती हैं। सो सबसे मूविंग फॉरवर्ड हम कुछ कैटेगराइजेशन भी करेंगे, कुछ स्पेशलाइजेशन भी होगी, और फिर इसमें एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है प्रोडक्ट डेवलपमेंट। सो HR प्रोड्यूस करना एक एस्पेक्ट है, लेकिन ये जो जितने भी सेक्टर्स हैं, हेल्थ, एजुकेशन, ये वो, इसके अंदर इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारा जो डोमेस्टिक स्टार्टअप है, जो कंपनीज हैं, वो प्रोडक्ट्स भी बनाएं, और इन एरियाज के अंदर इनकी जब प्रोडक्ट्स आएंगी तो वो रियल जो आपको एक अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ के अंदर जंप नजर आएगा, जब हमारी AI ड्रिवन प्रोडक्ट्स जो हैं वो इन सेगमेंट्स के अंदर यूज होना शुरू होंगी। सो इट्स अ लॉन्ग जर्नी। ये अभी स्टार्ट है, और एक तो हमने अपनी रेडीनेस करनी है, उसके अंदर अगेन यू नीड इन्वेस्टमेंट एज वेल। सो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन भी जब आपने ऑटोमेशन करनी है तो यू नीड प्लेटफॉर्म्स, यू नीड कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ पीपल, यू नीड लेजिस्लेशन, आपको फिर बॉडीज भी चाहिए होती हैं। सो एक लॉन्ग जर्नी है जिसका स्टार्ट किया गया है, और ये एक होलिस्टिक अप्रोच लेके चल रहे हैं हम लोग, जिसमें एक पाकिस्तान डिजिटल अथॉरिटी भी बन रही है ताकि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को आगे लेके जाए। प्राइम मिनिस्टर उसको लीड कर रहे हैं। सो अभी गवर्नमेंट सुबह से आगे में एक ब्रेक शामिल करेंगे, वापस आएंगे, साथ रहिए। वेलकम बैक।
मुल्क की सियासी सूरत हाल की बात करते हैं। हुकूमत बज़ाहिर पहली कोशिश में पार्लियामेंट से आईनी तरमीमी बिल मंजूर कराने में नाकाम हो चुकी है, जिसके बाद पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो सरदारी को सियासी जमातों से मुशावरत का टास्क दिया गया है। हुकूमती जमातें इस बिल की मंजूरी और PTI इसकी मुखालफत के लिए मौलाना फजलुर रहमान समान साहब का ताउन मांग रही है, मगर उन्होंने अभी तक किसी को कोई हतमी जवाब नहीं दिया और उनकी दोनों जानिब मुलाकातों और मुशावरतों का सिलसिला भी जारी है। गुज़श्ता रोज़ भी बिलावल भुट्टो से भी मुलाकात हुई, साबिक़ सदर आरिफ अलवी से भी मुलाकात हुई, अलहदा मुलाकातें हुई, अहम उमूर पर तबादला ख्याल भी हुआ। तो ये जो अहम मोड़ है इस वक्त मुल्की सियासत में, इस वक्त JUI क्या सोच रही है, पॉलिसी क्या है, राय क्या है, इस पर बात करेंगे। JUI के सीनियर रहनुमा सेनेटर हाफिज़ हमदुल्ला साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। हाफिज़ साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। हाफिज़, अभी तासुर कायम हो चुका है कि चाहे इस आईनी तरमीमी बिल की जब हम बात कर रहे हैं, हुकूमत कामयाब हो या नाकाम, जिम्मेदार मौलाना फजलुर रहमान साहब होंगे, जो कि उनकी इंपॉर्टेंस इस वक्त बहुत ज़्यादा हो चुकी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। ये जो तासुर है कि ज़िम्मेदार मौलाना साहब होंगे, वो इसलिए तासुर ये दिया जा रहा है कि मौलाना साहब ज़िम्मेदार होंगे, हालांकि बिल मौलाना की तरफ से नहीं आ रही है। आईनी तरामी मसवदा यह हुकूमत की तरफ से आ रही है, यह हुकूमत की बुनियादी इत्तेहादी पीपल्स पार्टी की तरफ से यह मसवदा पेश किया जा रहा है और मौलाना के पास पीपल्स पार्टी वाले भी तशरीफ़ लाते हैं, उनकी क़ियादत, और PMLN वाले भी तशरीफ़ ला रहे हैं। अब इसमें मौलाना को ज़िम्मेदार ठहराना, ये तो यही बात है कि मौलवी जो भी करे लोग उसको मलामत समझेंगे। मौलाना साहब ने इस पूरी यलगार को पसपा किया है। आपके ख्याल में मौलाना साहब पर कितने प्रेशर होंगे? बिल्कुल। आपके ख्याल में मौलाना साहब पर कितना दबाव होगा? लेकिन इस पूरी सूरत हाल में दबाव और प्रेशर के बावजूद मौलाना साहब ने आईनी तरामीमी मसवदे को सपोर्ट नहीं किया। सबसे पहले बुनियादी मौक़िफ़ ये है कि आप मसवदे को सामने ले आए, हमारे सामने रखें कि मसवदा है क्या। तो जब तक मसवदा सामने ना हो तो फिर आप बताइए मैं मसवदे की सपोर्ट कैसे करूं? वज़रा को मालूम नहीं है कि मसवदा तरामीमी मसवदे में क्या है और क्या है। यहाँ तक कि इत्तेहादी जमातों ने बाकायदा बरमला पीपल्स पार्टी का हो या MQM का फ्लोर पर कहा है कि हमें इल्म नहीं है कि मसवदे में क्या है। वज़ीर क़ानून खुद एक हद तक कहता रहा कि मेरे इल्म में भी नहीं है। तो हाफिज़ साहब, क्या बिल्कुल मुसवदा डिस्कस भी नहीं हुआ, उसके नकात भी डिस्कस नहीं हुए? जब फिर मुशावरत हुई है, चाहे वो PMLN की तरफ से वफ्द आया हो, चाहे पीपल्स पार्टी की तरफ से आया हो, क्या बिल्कुल उन पॉइंट्स पर डिस्कशन हुई नहीं है, इसलिए सपोर्ट नहीं किया जा रहा? हम ये सवाल पूछते हैं कि ये जो आप आईनी तरामी मसवदा ला रहे हैं, ये अदलिया की आज़ादी के लिए है या अदलिया को कंट्रोल करने के लिए है? आपका असल मकसद क्या है? मैं ज़ाती तौर पर यह समझता हूँ कि ये मसवदा अलिफ से लेकर या तक इसका बुनियादी मकसद ये है कि अदलिया को कंट्रोल किया जाए, फिर अदलिया से अपने मर्ज़ी के फ़ैसले करवाया जाए। फिर आप मुझे बताएं इस अदलिये पर कौन एतमाद करेगा? ठीक है हाफिज़ साहब, ये तो बहुत क्लियर स्टैंड आ गया JUI का कि चूंकि आपने कह दिया कि अलिफ से या तक जो आपको समझ आ रही है कि अदलिया पर एक तरह से ये हमला, और इसलिए सपोर्ट नहीं किया जा सकता इस पर। अब ऐसे में अगर चीज़ इतनी क्लियर है कि मुसवदा चूँकि सामने नहीं है, लेकिन जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है वो भी आपने शेयर कर दी और आपने कहा सपोर्ट नहीं करेंगे, तो फिर जो इतनी मुशावरत और मुलाकातें और इसमें बात क्या होती है? जब PTI वाले आते हैं तो क्या बात होती है, पीपल्स पार्टी वाले आते हैं तो क्या बात होती है, डिस्कशन क्या होती है जब मुसवदा ही सामने नहीं है? इन्होंने 2/3 अक्सरियत उसकी मंजूरी के लिए हासिल करना होगा। उस 2/3 अक्सरियत के लिए वोट की सपोर्ट हासिल करने के लिए मौलाना के पास आ रहे हैं। अब मौलाना साहब अगर हाँ करेंगे तो उसके लिए जिंदाबाद हुकूमत के लिए, लेकिन जब मौलाना हाँ करने के लिए तैयार ही नहीं है तो इसलिए बार बार हुकूमत आ रही है मौलाना साहब के पास। हाफिज़ साहब, क्या वाकई ऐसा है कि जब हम तरमीम की बात कर रहे हैं तो वाकई JUI भी इस पर कोई काम कर रही है या नहीं? ऐसा कोई काम हो नहीं रहा इस वक्त? देखिए, बात यह है कि मसवदा पीपल्स पार्टी की तरफ से आती है, हम देखेंगे, देखने के बाद हम अपना आउटपुट देंगे। मौलाना साहब का कहना है कि जो भी मसवदा आप लेके आ रहे हैं, पीपल्स पार्टी वाले लेके आ रहे हैं या हुकूमत की तरफ से लेके आ रही है, पीपल्स पार्टी भी हुकूमत में है, इसको शेयर करना होगा। सिर्फ जमीयत उलमा इस्लाम के साथ नहीं,
बल्कि जमीयत उलमा इस्लाम के साथ साथ तमाम अपोजिशन जमातों के साथ एक वसी मुशावरत होनी चाहिए। आपको याद होगा जब 18वीं तरमीम पर बात हो रही थी, 1 साल लगा, 18वीं तरमीम पर 1 साल लगा। और संडे के दिन, यार संडे को और इतवार को तो इतवार बाजार लग जाता है, लगाया जाता है, मामूल तो ये है। तो ये पार्लियामेंट था या इतवार बाजार? ये पार्लियामेंट थी या इतवार बाजार? भेड़ बकरी समझाया पार्लियामेंटेरियन को। चलो आप अपने पार्लियामेंटेरियन को, अपने पार्टीज के MNAs को, जो हमारे लिए मोहतरम है, आप जो भी समझते हैं, कम से कम जमीयत उलमा इस्लाम को भेड़ बकरियों की नज़र से मत देखें। ठीक, हाफिज साहब, पीपल्स पार्टी PMLN, चूँकि ज़ाहिर है उनकी तरफ से बहुत ज़्यादा दबाव का जिक्र आपने भी किया और PTI भी ज़रा मुलाकात करी। किसी एक तरफ अगर जाना पड़े JUI को, वैसे तो क्लियर नज़र आ गया आपके स्टांस से कि इस बिल की हिमायत में फ़िलहाल तो JUI नहीं है, लेकिन अगर किसी एक तरफ जाना होगा तो क्या वो PTI होगी? नहीं, बात ये नहीं, हम ना PTI की बात करते हैं ना हम हुकूमत की बात करते हैं। आईनी तरामीम इस्लाह किसका मकसद है? जुडिशरी का, सिस्टम का, निज़ाम का। सामने लेके आए PTI वाले लाते हैं, बेशक लेके आए। पीपल्स पार्टी आईनी तरामीम लाते हैं, बेशक लेके आए। हुकूमत आईनी तरामीम में मुसवदा सामने लाते हैं, सामने लेके आए। हम भी अपना शेयर करेंगे, इस पर पूरी पार्लियामेंट बात करेगी। इस तरीके से चुप चुपा के नहीं करेंगे हम, बंद कमरों में फैसला करके। मेरे ख्याल में जमीयत उलमा इस्लाम को इस किस्म की आईनी तरामीम की हिमायत करना, सपोर्ट करना, वोट करना, यह हमारे लिए सियासी मौत है, सियासी खुदकुशी है। हमारी पूरी सियासत डूब जाएगी। तो हाफिज साहब, आपको क्या लग रहा है कि ये मामला बस सब खत्म हो जाएगा, चूंकि ज़ाहिर है इस वक्त 2/3 मेजॉरिटी है नहीं गवर्नमेंट के पास, या क्या आपको लग रहा है जो सजेशन दी जा रही JUI FA की तरफ से कि मिलकर बात करते हैं और आगे बढ़ते हैं, दोनों में से क्या होता नजर आ रहा है आपको? देखिए, ये तो हुकूमत का वो है, सवाबदीद है, लेकिन जो मैं हुकूमती वज़रा की बातें सुन रहा हूँ वो तो अभी भी यही तकदोम है कि 1 हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर दोबारा हम हो सकते हैं क़ियादत के पास इस दौरानिए में भी राबिते वो करने की कोशिश करेंगे और लोगों को मनाने की कोशिश करेंगे कि आईनी तरामीम मुसवदे पर हमें सपोर्ट करे। और हुकूमती मुस्तकबिल इसके साथ साथ मौलाना के हाँ या ना पर कड़ी है। तो लिहाजा ये अभी आगे देखेंगे हुकूमत क्या करती है। सही। लास्टली, पीपल्स पार्टी की तरफ से एक मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि मौलाना साहब से मुलाकात के बाद जो एतराज़ात मौलाना साहब ने उठाए थे उनको दूर कर लिया गया है। क्या वाकई ऐसा कुछ हुआ? कोई एतराज़ात उठाए गए थे और उनको पीपल्स पार्टी ने कहा कि हम हटा दें? ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, मैं समझ गया भाई, मैं समझ गया आपकी बात को। कोई ऐसी बात नहीं है। इतराज़ात एक घंटे के, बेशक पीपल्स पार्टी की क़ियादत को हम वेलकम कहते हैं, खुशामदीद कहते हैं, लेकिन 1 घंटे की बैठक से इतराज़ात दूर नहीं होंगे। इतराज़ात कैसे दूर हुए? बीच में कोई मुसवदा था कि इतराज़ात दूर हो गए? कोई इतराज़ात दूर नहीं हुए, कुछ भी नहीं हुआ है। जब तक पूरी पार्लियामेंट को एतमाद में नहीं लेंगे, इस तरीके से एक पार्टी के साथ मिलके हुकूमत की आईनी तरामीम मुसवदे की सपोर्ट हम नहीं करेंगे। बहुत शुक्रिया। सेनेटर हाफिज हमदुल्ला साहब साथ मौजूद थे। क्लियर स्टांस है इस वक्त JUI तक मुसवदा सामने नहीं आएगा, उस पर कोई बात हो नहीं सकती है। और बिलखुसूस आपने कहा जो चीज़ें इस वक्त सामने आई हैं, जो अंडरस्टैंडिंग है इस मुसवदे को लेकर, उसके नकात को लेकर, तरमीम को लेकर, तो उसमें बज़ाहिर तासुर है कि ये अदलिया को टारगेट किया जा रहा है और इसकी हमायत JUI बिल्कुल नहीं करेगी। लेट्स सी ये मामला किस तरह से आगे जाता है, चूँकि ज़ाहिर है यही बात सियासी जमातें भी कर रही हैं, यही बात बहुत से रहनुमा भी कर रहे हैं कि मुसवदा सामने नहीं है। और कहा यह जा रहा है कि आज मुसवदा सामने आएगा, आज उस पर ब्रीफिंग दी जाएगी, मीडिया को भी उसमें सियासी जमातों के रहनुमा मौजूद होंगे। तो लेट्स सी मामला किस तरफ आगे जाता है। एक ब्रेक लेंगे नाज़रीन, ब्रेक से वापस आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक। पंजाब सेफ सिटीज़ अथॉरिटी ख़वातीन को हरासानी से महफूज रखने के लिए कोशिश है और इस मकसद के लिए इसकी वुमेन सेफ्टी ऐप एक अहम किरदार अदा कर रही है। अगर ख़वातीन घर, बस स्टॉप, शॉपिंग मॉल या कहीं भी किसी भी किस्म के हरासमेंट का सामना करती हैं तो इस ऐप के ज़रिए पुलिस से वो कनेक्ट हो जाती है, उनको मदद मिलती है। आज इसी मौजूद पर हमें बात भी करनी है। हमें ज्वाइन किया है ऑपरेशंस कमांडर सेफ सिटीज़ अथॉरिटी SP शफीक अहमद साहब। शफीक साहब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया, क्योंकि कई अर्से से हम देख रहे हैं इस ऐप से मुतालिक बात हो रही है, आगाही पर भी काम हुआ। कितनी आगाही आई इस ऐप को लेकर? जी बहुत शुक्रिया जी, आपने मुझे किया कि मैं इस ऐप के मुतल्लिक
और जो सेफ सिटी अथॉरिटी ख़वातीन और बच्चों की सेफ्टी से मुतल्लिक जो इक़दाम कर रही है वो आपके चैनल के तवस्सुत से नाज़रीन तक पहुँचाऊँ। जैसे कि आप बखूबी जानते हैं जी कि ख़वातीन और बच्चे हमारी सोसाइटी का बड़ा एक वल्नरेबल सेगमेंट है, और इसीलिए मौजूदा सीएम साहब की डायरेक्शंस पे आईजी साहब और हमारे एमडी साहब ने बहुत ज़्यादा इसको फोकस किया और इस चीज़ का बेड़ा उठाया कि इसको यकीनी बनाया जाए। तो इस सिलसिले में विमेन सेफ्टी ऐप हमारी जो है ये पूरे पंजाब में है, जिसमें हमारे को 13 के करीब हमारे यूनिक फीचर्स इसमें मौजूद हैं, और उसमें ख़वातीन जो हैं ये ना सिर्फ इस ऐप के ज़रिए हमें लाइव चैट कर सकती हैं, वीडियो कॉल कर सकती हैं, बल्कि 15 कॉल के ज़रिए भी अगर किसी जगह पे भी उन्हें किसी किस्म का कोई ऐसा सूरत हाल का सामना होता है तो हमें अप्रोच कर सकती हैं। इसके अलावा इस ऐप की जो खसूसियत है कि इस ऐप के थ्रू आप हमें किसी भी जगह से जहाँ पे आप अपना कोई ट्रैवल प्लान कर रहे हैं तो वो हमें इसमें आप उसका रिव्यू ले सकते हैं कि वहाँ पे एक हीट मैप होता है कि किस एरिया में किस वक्त में जाना सेफ है, मुनासिब है। इसमें आप जो नेक्स्ट ऑफ किन है वो आपको ट्रैक कर सकते हैं। हमें जो चैट करने वाला है उसकी हमें लोकेशंस यहाँ पे आती है, ताकि हमें भी फिर ईजी होता है पुलिस को वहाँ पर रिस्पॉन्ड करवाना। तो ये ऐप जो है ये हर तरह से ख़वातीन के लिए मैं समझता हूँ कि एक गार्ड के तौर पर इस वक्त कवरेज कितनी है आपकी पूरे सूबे में? ये जी अराउंड को 3.5 लाख से ज़ायद जो ख़वातीन हैं वो उन्होंने हमारा जो अपडेटेड वर्जन है इसको डाउनलोड किया हुआ है जी। ठीक, रिस्पॉन्स टाइम क्या होता है जब भी कोई क्लिक करे, खातून या कोई भी बच्चा भी हो सकता है वो, और उसको एक सपोर्ट चाहिए, तो रिस्पॉन्स टाइम क्या होता है? देखिए मैं आपको बताता चलूँ कि इसकी रिस्पांस टाइम को बेहतर करने के लिए हमने पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी में सबसे पहली बात तो यह है कि जो हमें 15 पे कॉल करेगा उसमें हमने IVR के थ्रू एक 2 का ऑप्शन दिया है, ताकि उसको रूटीन के क्राइम से हट के उसको प्रायोरिटी दी जाए। तो जो भी 2 का बटन प्रेस करेगा तो हमारा वर्चुअल विमेन पुलिस स्टेशन यहाँ पे है, वहाँ पे हमारी जो ऑफिसर्स बैठी हैं वो उसको प्रायोरिटी के ऊपर फौरी तौर पर जो पुलिस है ना सिर्फ उसको रिस्पॉन्ड करवाती हैं, बल्कि जितने भी हमारे ऐसे उसको फॉलो अप भी लिया जाता है। और मैं आपको बताता चलूं कि ये अप्रैल के एंड पे हमने ये वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन सिर्फ ख़वातीन के लिए हमने यहाँ पे उसको लॉन्च किया था, और अब तक इसमें 1,16,000 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं, और जिसमें से 11,000 FIR यहाँ से 11,000 FIR की दर्ज हो चुकी हैं। मैं इसमें एक ऐड करना चाहूँगा जी। जो वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन की जब बात होती है तो ये पुलिस स्टेशन ऐसा पुलिस स्टेशन नहीं है, ना हमने यहाँ पे कोई नई बिल्डिंग ली, ना हमने कोई रिसोर्सेज लिए, ना यहाँ पे न्यू रिक्रूटमेंट्स हुई, बल्कि मैं इस टाइम जिस कमरे में मौजूद हूँ इस छोटे से कमरे में हमारी 7-8 ऑफिसर्स बैठी हैं जो कि IT ग्रेजुएट्स हैं, और वो बाकायदा यहाँ पे इन तमाम कॉल्स को ना सिर्फ रिसीव करती हैं, इसको फॉलोअप करती हैं। हम यहाँ पे FIR दर्ज नहीं करते, हम यहाँ पे इन्वेस्टिगेशंस नहीं करते, लेकिन हम तमाम एक्टिविटीज़ जो कि पुलिस पार्ट पे हो रही होती हैं उनको वहाँ पे फॉलोअप करते हैं, और ना सिर्फ फॉलोअप करते हैं बल्कि अगर कोई ऐसा केस है जो कि जिससे विक्टिम सेटिस्फाइड नहीं है तो उसको एस्केलेट करके सीनियर कमांड तक भी पहुंचाया जाता है। इसका दायरा कार कैसे वसी हो रहा है? क्या अभी भी सिर्फ शहरों में, लाहौर में या दीगर शहरों में ही हम देख रहे हैं इसका इस्तेमाल, या कि अब इसको वसी पैमाने पर हमने फैला लिया है? पंजाब में कुछ ऐसे इलाके भी हैं जिनके बारे में हम नॉर्मली राय रखते हैं कि जी वहाँ पर अगर खातून इस्तेमाल करेगी शायद वो सपोर्ट सिस्टम उसे मुहैया ना हो। जी मैं आपको प्रैक्टिकल इसकी एग्जांपल देना चाहूँगा कि आप पंजाब में एक झंग का इलाका है जी, वहाँ पे एक दूर अफ्तादा एक गांव है रोडू सुल्तान। तो हमें रात को 3:42 पे वहाँ पे चैट के जरिए विमेन सेफ्टी ऐप की चैट के जरिए एक बच्ची ने मैसेज किया कि वो अपनी नर्सिंग की एजुकेशन कंप्लीट करना चाहती है, लेकिन उसके घर वालों ने उसे टॉर्चर करके किसी रिश्तेदार के घर भिजवा दिया है। तो लकीली हमें वो चैट के जरिए उसकी लोकेशंस आ गई, तो हमने वहाँ पे पुलिस वालों को हमने भिजवाया। तो पुलिस ने जब उनसे SMS के जरिए रब्ता किया तो बच्ची ने कहा कि आप मुझे कॉल ना कीजिएगा, अगर आपने कॉल की तो मुझे वो फ़ोन का पता चल जाएगा, मेरे से फ़ोन ले लेंगे। तो 5 बजे बच्ची को उसके घर से रिकवर करवा लिया गया था। इसी तरह माना वाला एक डिस्ट्रिक्ट ननकाना का एक है, वहाँ पे एक बच्ची ने अपनी पसंद की शादी की थी, उसके पेरेंट्स उसको कोई वो गंदों में रखने वाली गोलियां खिलाना चाह रहे थे। उसने भी हमें चैट के जरिए बताया कि जी मेरे साथ इस तरह से होने जा रहा है। हमने पुलिस को रिस्पॉन्ड करवाया, तो घर वालों की मौजूदगी में उसने वक्ती तौर पर तो ये कहा कि मैंने चैट के जरिए नहीं आपको कोई पुलिस को बुलवाया, लेकिन जब हमारे यहाँ पे ऑफिसर्स ने उसको फॉलोअप किया और बच्ची को साइड पे करके पुलिस ने पूछा तो उसने कहा कि वाकई मैंने किया था। इसी तरह बहुत से और केसेस आप जो रेफर करें, बहुत अच्छी बात है।
डीजी खान हो, दीगर इलाके हो, आपने झंग का भी जिक्र किया, मानावाला का भी जिक्र किया, तो वाकई वो इलाके कुछ कि जहाँ से मुतालिक ये राय होती है कि शायद मुश्किल होगा इंफ्रास्ट्रक्चर का सपोर्ट करना, लेकिन आपने जिस तरह कहा कि इसका इस्तेमाल हो रहा है और वी रियली विश एंड होप कि इसकी आगाही पर और ज़्यादा काम हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस्तेमाल कर पाएँ, ताकि कहीं पर भी किसी खातून के साथ, फॉर दैट मैटर किसी के साथ भी कोई ज़्यादती ना हो और हमारा सिस्टम उसे सपोर्ट कर रहा हो। बहुत शुक्रिया सर, साथ मौजूद थे, इस ऐप से मुतालिक हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। नाज़रीन, हमें आगे बढ़ना है इस प्रोग्राम में। आगे बढ़ते हुए बात हम करेंगे म्यूज़िक की, बात कराएंगे मकबूजा कश्मीर के मकबूल फोक गुलकार मुर्शिद जी से। इनकी आवाज़ बहुत ही प्यारी, कश्मीर के पहाड़ों और वादियों की खूबसूरती, और जब हम मकबूजा वादी की बात करें तो वहाँ का दर्द, दोनों की अक्कासी करती है। मुर्शिद जी, इन्होंने कश्मीरी सकाफ़त को, रवायात को और अवाम के जज्बात को अपनी मधुर आवाज़ के ज़रिए ज़िंदा रखा हुआ है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं खैरियत से हूँ, आप सुनाएं। ज़बरदस्त। ये मुर्शिद जी कैसे टाइटल मिल गया? एक्चुअली जो मेरा असल नाम है वो लियाकत है, तो मेरे दोस्त यार मुझे मुर्शिद के नाम से पुकारते, तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि आप अपना स्टेज नेम जो है वो मुर्शिद जी रखें। अच्छा, और कैसे लोक मौसीकी की तरफ आप आए? घर में थोड़ा सा माहौल था, मेरी वालदा और मेरे जो वालिद साहब हैं वो अच्छा गुनगुनाते हैं, तो उस वजह से मुझे लगता है कि एक मौसीकी का जो माहौल वो मेरी तरफ भी उसका अरूज हुआ, तो इस तरह एक कारवां मेरे साथ भी जो है वो शुरुआत हुई इस चीज़ की। अच्छा, और ऐसे में हम देख रहे हैं कि पंजाबी भी, उर्दू भी, थोड़ी सी हम रीजनल लैंग्वेजेस में भी देख रहे थे आपने गुनगुनाया, तो किस किस ज़बान में ज़्यादा गाते हैं? पंजाबी पहाड़ी मैं ज़्यादा गाता हूँ। अच्छा। और हमारे यहाँ पे एक लैंग्वेज और भी है, डोगरी, तो डोगरी में भी गाते हैं, और बाकी उर्दू में तो है, वो हमारी पहचान है, तो भी गाते हैं। ज़बरदस्त। मैं सुन रहा था, यूँ तो बहुत से गाने, एक जम्मू कार चलाने हो, बड़े मज़े का वो भी था, बिल्कुल छोटा सा लेकिन बहुत ही प्यारा सा अंदाज़। तो मैं स्टार्ट करना चाहूँगा यहीं से थोड़ा सा, चूँकि ज़्यादा जम्मू कश्मीर से आपका ताल्लुक, बेसिस से आगाज़ करते हैं, थोड़ा सुना दें तो फिर हम आगे कुछ और भी फरमाइश करेंगे आपसे। जी जी। हो जम्मू कार चला दे हो जम्मू कार चला दे हंस के ना लंगे या करो सानू मार दवा दे हंस के ना लंगे या करो सानू मार दवा दे। वाह, क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, सबसे ज़्यादा पजीराई कहाँ मिलती है आपको? इंस्टाग्राम पे मिल रही होती है, यूट्यूब पे, क्योंकि हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप अपलोड कर रहे होते हैं? जी जी, फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे काफ़ी सारे जो है लोग जुड़े हुए हैं हमारे साथ, और अच्छा रिस्पॉन्स है उनका, अच्छी मोहब्बत है उनकी हमारे साथ। फेवरेट सिंगर कौन है आपका? उस्ताद नुसरत फ़तेह अली साहब। ज़बरदस्त, क्या बात है। उन्हीं का कुछ हो जाए, उन्हीं के आपने जिक्र कर दिया तो उनका कोई भी फेवरेट? जी जी जी। ना छेड़ो हमें, हम सताए हुए हैं, बहुत जख्म सीने पे खाए हुए हैं, सितमगर हो तुम खूब पहचानते हैं, तुम्हारी अदाओं को हम जानते हैं, दगाबाज हो तुम सितम ढाने वाले, फरेबे मोहब्बत में उलझाने वाले, ये रंगी कहानी तुम्ही को मुबारक, तुम्हारी जवानी तुम्ही को मुबारक, हमारी तरफ से निगाहें हटा लो, हमें जिंदा रहने दो ऐ हुस्न वालो, काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, हमें जिंदा रहने दो ऐ हुस्न वालो, काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, हमें जिंदा रहने दो ऐ हुस्न वालो। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, मुर्शिद जी, लियाकत, जो दोनों में से कुछ भी मैं ज़रा कह सकता हूँ आपको,
फैमिली सपोर्ट कैसी है, वो कितना आपको सपोर्ट करते हैं इस म्यूज़िक को जिस तरह आप लेकर चल रहे हैं, और आपका खुद क्या ख्वाहिश और ख्याल है इस म्यूज़िक को देखते हुए, अपने इस टैलेंट को देखते हुए? मेरे जो वालिदैन हैं उनका मुझे म्यूज़िक को तो नहीं है सपोर्ट, अच्छा। अलबत्ता मेरे को सपोर्ट करते हैं क्या वो इस चीज़ की जो है वो छूट है कि आप कुछ भी कर सकते हो। म्यूज़िक को लेकर मेरी एक सोच है कि मैं म्यूज़िक जो है ये ज़िंदगी है मेरी, अब इसी को लेके आगे जो है चलना है। और म्यूज़िक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि ये सिर्फ आप खुद को नहीं मुहैया करवाते, आप लोगों के साथ कनेक्ट करते हो, लोगों का जो सुख और दुख है उसमें बराबर के शरीक म्यूज़िक को लेकर। तो मुझे लगता है म्यूज़िक इज़ द ओनली मेडिसिन जो आपके दर्दों को जो है वो हील करती है, तो इसलिए म्यूज़िक के साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ। और म्यूज़िक कितना कनेक्ट करता है हमें, क्योंकि हम अक्सर बात करते हैं ना आर्ट की कि बियॉन्ड बॉर्डर्स होता है वो, चूँकि मकबूजा वादी साहब का ताल्लुक है, मैं इसलिए सवाल भी रखूँगा आपके सामने कि व्हाट डू यू थिंक म्यूज़िक हमें किस तरह से कनेक्ट करता है? देखो, मुझे लगता है जहाँ तक कि म्यूज़िक की कोई बाउंड्री जो है वो होती भी नहीं है और होनी भी नहीं चाहिए। हालांकि काफ़ी सारे आर्टिस्ट हैं जो आपके वहाँ से मेरे साथ कनेक्टेड हैं और अच्छी उनके साथ मेरी दोस्ती यारी भी है, और वहाँ के काफ़ी सारे आर्टिस्ट हैं जिनको मैं सुनता हूँ, जैसे वन ऑफ द बिगेस्ट नेम जो है हमारे सरमद कदीर साहब हो गए, बिलाल सईद, और बड़े नाम हैं जो मैं अभी गिन नहीं सकता, काफ़ी सारे नाम हैं, मैं उनको सुनता हूँ। और वहाँ के कुछ ऐसे आर्टिस्ट हैं जो हमारे इंडिया के आर्टिस्टों को सुनते हैं और यहाँ पे उन्होंने परफॉर्म भी किया है। तो मुझे अच्छा लगता है कि हम बाउंड्री के इधर उधर हैं, बट हमारी जो मोहब्बत है म्यूजिक के थ्रू या आर्ट्स के थ्रू वो अभी तक बनी हुई है, और मुझे लगता है कि ये भाईचारा हमेशा रहना चाहिए। अच्छा, यूँ अब मैं जैसे जैसे आपके गानों से मुतालिक, क्योंकि मैंने आपके इंस्टाग्राम पे देखा परदेसियों से मुतालिक आपने बड़ा एक अच्छा गाना आपने शेयर भी किया, मामा, उस पर भी बड़ा अच्छा। जी जी, ये दोनों मैं चाहूँगा बारी बारी अगर आप हमें थोड़े से सुनाएं तो बड़ा एंजॉय करेंगे हम सारे, हमारे व्यूवर्स भी। पर काला हो कामादा, ओ पर काला हो कामादा, दुनिया ते लख रिश्ते, सच्चा रिश्ता मामा दा। दुनिया ते लख रिश्ते, ओ दुनिया ते लख रिश्ते, सच्चा रिश्ता मामा दा। ओ गल रत्तियां कमीज़ां ने, ओ मामा ना मार रब्बा, ओ मामा मिठियां वेचियां ने, मामा ना मार रब्बा, ओ मामा ना मार रब्बा, मामा मिठियां वेचियां ने। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, आपका अपना वैसे जो आपने शेयर किया, जितने भी आपने इंस्टाग्राम पे, सबसे ज़्यादा रीच किस गाने पर आप, क्या या जब आप इकट्ठे बैठते हैं दोस्त यार और क्या किसी महफिल में और फरमाइश होती हो या आपसे चॉइस पूछी जाए तो कौन सा सुनाते हैं? इसी के साथ मुझे ब्रेक पे भी जाना है, तो मुझे लास्टली कौन सा सुनाना चाहेंगे जिस पर सबसे ज़्यादा रीच आई है अभी तक? एक पंजाबी कलाम है तो वो मैं नजर करना चाहूँगा, प्लीज़। किसे दा नी कोई इत्थे यार सारे झूठे ने, किसे दा नी कोई इत्थे यार सारे झूठे ने, झूठियां मुहब्बतां, ओ झूठियां मुहब्बतां ते प्यार सारे झूठे ने, किसे दा नी कोई इत्थे यार सारे झूठे ने, किसे दा नी कोई इत्थे यार सारे झूठे ने। वाह, क्या बात है, बहुत शुक्रिया मुर्शिद जी, बड़ा मज़ा आया आपसे बात करके, आपको सुन को थोड़ा बहुत जानकर। नाज़रीन, ब्रेक की तरफ बढ़ना, ब्रेक से वापस आएंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। क्या आपने अपने बुजुर्गों को चीज़ें भूलते, गुफ्तगू करते हुए बार बार एक ही बात दोहराते हुए देखा है? अगर आपको ऐसा लगता है कि समटाइम्स कोई चीज़ आपने डिस्कस की, शेयर की अपने घर में जो बड़े हैं, और वो लगता ये है कि अच्छा वो भूल गए या उनको याद नहीं रहा और वो बार बार उसके बारे में पूछ रहे हैं, तो आज हम इसी मौजू पर गुफ्तगू करने वाले हैं। आप में कॉल भी कर सकते हैं अगर आप इससे मुताल्लिक कुछ सवाल करना चाहते हैं। एक आर्ज़ा है जिसे हम कहते हैं डिमेंशिया, यानी कि आम लफ्ज़ों में कहें तो भूल जाना।
यादाश्त या सोचने की सलाहियत या रोज़मर्रा की सरगर्मी पर इसका असरअंदाज होना, इस पर आज हम बात करेंगे। और स्पेशली चूँकि हम उम्र रसीदा अफराद की बात, सीनियर सिटीज़न, बुज़ुर्गों की बात कर रहे हैं, चूँकि इसमें ये आम होता है, तो आज इस पर हमें बात भी करना है। वजूहात क्या हैं, अलामात क्या हैं, इलाज होता है, नहीं होता, होता तो किस तरीके से होता है, और पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में, पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में डिमेंशिया क्या है, इस पर आज हमें डिस्कशन करनी है। डॉक्टर अकबर अली खान, न्यूरोसर्जन, आज हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, कैसे हैं आप? अस्सलाम, बहुत मेहरबानी आपकी बुलाने की। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। मैं बस ये है कि सुबह सुबह उठते हुए पता नहीं मैं फ़ोन पे ख़बरें पढ़ रहा था, ठीक है। अच्छा। जैसे ही मैंने फ़ोन खोला तो मेरी एक आदत है सुबह उठ के कॉफ़ी पीना और ख़बरें पढ़ना, ठीक है। जैसे ही मैं ख़बर पढ़ रहा तो सबसे पहले मैंने फ़ोन को साइड पे दूर रख दिया। ओके, मैं कह फट ना जाए। ओके। वो मेरे ख्याल में खबर किसी ने अभी सुनी नहीं। वो खबरें हमारी हेडलाइंस में भी चल रही हैं, ज़रा आप बात करें इस वक्त की, वो जो इसराइल का एक हमला है। खैर नहीं, तो मैं तो डर के अभी थोड़ा थोड़ा दूर करके रख रहा हूँ इन्हें कि दूर ही रहे। ठीक है, चलें आप। लेकिन आज हम बात करें डिमेंशिया के बारे में। तो डिमेंशिया आपने बड़ा प्यारा उसका तारफ़ दिया कि यार जब इंसान की उम्र ज़्यादा हो जाए ज़्यादातर तो यादाश्त थोड़ी थोड़ी कम होने शुरू हो जाती है, ठीक है। लेकिन हमें ये दोनों को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले तो मैं ये मतलब बताना चाहता हूँ कि जो हमारे पाकिस्तान में असल में अगर देखा जाए तो डिमेंशिया का लोड कम है। अच्छा। हाँ, एज़ कम्पेयर टू डेवलप्ड कंट्रीज़ जो है, फॉर एग्जांपल यूरोपियन और अमेरिकन, ठीक है। वो इसलिए कम है कि हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत कम है, ठीक है। ओके। हमारी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो ज़्यादा हो रही है आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन वही 64-65 के लगभग आती है। तो जो डिमेंशिया की मुख्तलिफ अक़साम है, ठीक है ना। अच्छा। उसमें जो सबसे कॉमन डिमेंशिया समझा जाता है ना, वो है अल्जाइमर्स डिजीज़, जिसका नाम तकरीबन सब ने सुना होगा, अल्जाइमर। और उसके नाम से काफ़ी लोग घबराते भी और घबराना चाहिए भी। लेकिन जो अल्जाइमर्स है, ये वाला डिमेंशिया ज़्यादातर स्टार्ट होता ही 65 के बाद है। 65 के बाद? हाँ, 65 के बाद। अब जो पाकिस्तान के पस मंज़र में हम अगर इसे देखते हैं ना, तो ऑफ कोर्स 65 अगर हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, ये एक एवरेज है, ठीक है। उसमें यह है कि ख़वातीन की लाइफ एक्सपेक्टेंसी अभी भी ज़्यादा है। और वैसे ख़वातून तो बैठी नहीं है यहाँ पे हमारी ज़मीन पे, लेकिन ये उनका सवाल था। वैसे रीज़न क्या है, ख़वातीन ज़्यादा क्यों जी रही हैं? मर्दों के साथ क्या हो रहा है? उनका लाइफस्टाइल अच्छा है, जनरल सी बात है। हाँ, मैं पाकिस्तान में ओवरऑल नोट किया हुआ है। अच्छा, ख़वातीन ज़्यादा ख्याल रखती हैं? ख़वातीन अपनी डाइट का बहुत ज़्यादा ख्याल रखती हैं, ठीक है। ये अभी बाकी चीज़ों पे आते हैं डिमेंशिया से बचने के लिए। तो उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज़्यादा है, तो इसलिए डिमेंशिया ख़वातीन में ज़्यादा है पाकिस्तान में, ठीक है, ठीक है ना। तो और मर्दों में इसलिए कम है क्योंकि उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम है, लेकिन 65 के बाद डिमेंशिया कॉमन हो जाता है। अब हमें डिफरेंशिएट करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि डिमेंशिया एक आम चीज़ है जो कि हम रूटीनली इस्तेमाल करते हैं। यार यादाश्त कम हो रही है हमारे वालिदैन की और किसी की, मेरे पास बड़े रूटीन से लोग लेकर आते हैं पेशेंट्स, ठीक है। अब होता ही है कि ये मैंने तो आपको पहले बता दी, ज़्यादातर चलो अगर आप ये 40 to 60 की एज ग्रुप में जाते हैं ना, इसमें डिफरेंट टाइप्स की डिमेंशिया होते हैं। 40 से भी स्टार्ट हो जाता है? बाद लोगों को जल्दी भी होता है, ठीक है। वो डिफरेंट टाइप्स की है, ठीक है। वो मतलब मेडिकल नाम अगर ले तो फ्रंटो टेम्पोरल डिमेंशिया और लीवी बॉडी और SSP और बड़े डिफरेंट नाम है, ठीक है। तो लेकिन जो अल्जाइमर है जो कि सबसे ज़्यादा कॉमन है, वो 65 के बाद ज़्यादातर होता है। तो उससे पहले अगर हम सोचें तो ये हमें इस प्रोग्राम से ये देखना चाहिए कि यार 65 से पहले अगर किसी बंदे की यादाश्त कम हो रही है तो उस पर बड़ा आपको एक्शन क्या लेना चाहिए, क्या करना चाहिए? सही, खैर उससे पहले भी लेना चाहिए लेकिन हाँ ज़ाहिर है शुरू से अभी मैं आपको मिसाल देता हूँ। मैं ये एग्जैक्ट मिसाल है, अभी मैंने राउंड जाके करना है, मैंने वार्ड राउंड नहीं किया। कल छुट्टी थी, कल 12 रबीउल अव्वल था, ठीक है। और मैं खुद मतलब छुट्टी पे था उससे पहले एक हफ़्ता। तो मैं जैसे ही आया हूँ सुबह सवेरे, कल की सुबह रात 12 बजे पहुँचा हूँ, ठीक है। तो मैं जैसे ही आया हूँ मुझे बस अस्पताल से मेरे रेजिडेंट की कॉल आई है कि यार एक 40 साल का मरीज़ आया है और आप आके देख लें फ़ौरन से पहले ना। मैं ठीक है, मैं तो फिर हूँ तो वही न्यूरो सर्जन, तो SSG कमांडर पर गुड़ज करके सीधा भागा हूँ मैं, ठीक है। तो मैं अस्पताल पहुँचूँ, देखा पेशेंट थोड़ा ज़रा कोई इधर उधर की बातें कर रहा है, यादाश्त भूली हुई है उसकी, और वो सिम्टम्स उसकी उसी तरह है जैसे उसको डिमेंशिया है। अच्छा, डिमेंशिया मतलब ये कि वो टाइम और स्पेस में नहीं है, ना उसे ये पता है टाइम क्या है, ना उसे ये पता है जगह कौन सी है, डिसोरिएंटेड है, अजीब अजीब सी बातें कर रहा है, पुरानी बातें कर रहा है। तो मैंने उसकी फिर फैमिली से बुला के बात की। अब फैमिली उसकी पढ़ी लिखी ठीक ठाक है। मुझे कहते हैं जी, मैं पहले हमें पूछते कि यार तुम्हें मेरे पास किसने भेज दिया उठा के। मुझे कहते हैं जी मेरा इसका जो भाई है बड़ा, हमारा कज़न है,
वो प्रोफेसर है आगा खान में, ठीक है। उसने कहा कि डॉक्टर अकबर के पास ले जाए। तो मैंने कहा पहले किधर गए थे? कहते हैं हम पहले साइकियाट्रिस्ट के पास चले गए थे, हमारा ख्याल था इसकी यादाश्त चली गई है। अब पता चला कि उस साइकियाट्रिस्ट अच्छा था, पढ़ा लिखा था, मर्दान में कोई, तो उसने कहा यार इसका स्कैन करा ले, ये मुझे कोई और चीज़ लग रही है। पता चला उसके दिमाग में इतना बड़ा ट्यूमर था। ओके, ही हैड अ बिग ट्यूमर इन द ब्रेन। और फिर तो ठीक बंदे के पास आया था। हाँ, एक हफ्ते से वो इसी उसमें फिर रहा था कि ये बंदा जो है ना यादाश्त भी चली गई और ये कोई और तरीके पे चल रहा है। तो एनीवे केम टू मी, ऑपरेटेड ऑन हिम यस्टरडे। सारी रात भी ठीक ठाक था, सुबह भी ठीक है, अभी जाके मैं उससे राउंड करूँगा। लेकिन ये बता रहा हूँ कि पढ़े लिखे लोग भी इसको मिस जज कर जाते हैं कि यार ट्रीटमेंट क्या हो रही है। मेरे पास डिमेंशिया के मरीज आते हैं, यंग एज ग्रुप की बात करो, ये यंग 40 to 65। यंग हमारे लिए यंग का नाम मुनासिब है, ठीक है। तो 40 to 65 के बीच में जो है ना, उसमें ऐसे कॉजेज आते हैं जो ट्रीटेबल कॉजेज हैं। ओके, उनमें से सबसे वन पे आता है यही ट्यूमर्स, ब्रेन ट्यूमर्स आते हैं। ट्यूमर्स की वजह से हो रहा है। डॉक्टर साहब एक कॉलर भी शामिल कर लेते हैं। याया साहब हैं कराची से, रेगुलर कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम याया साहब, क्या कहना चाहेंगे? गुड मॉर्निंग। पहले तो मैं डॉक्टर को बहुत सलाम करना चाहूंगा और मैं कहता हूँ कि इनको तो वैसे देख के आदमी की डिमेंशिया ठीक हो जाएगा माशाल्लाह से, जबरदस्त। और आपके ड्रेसिंग बहुत जबरदस्त है आज माशाल्लाह से। थैंक यू। तो मैं सवाल मेरे जहन में 2-3 है और जल्दी से कोशिश करूंगा पूछ लूँ। एक तो डॉक्टर ये मुझे बताइए कि इज देयर एनी वे टू प्रिवेंट फ्रॉम डिमेंशिया? एक तो मेरा सवाल ये है। दूसरा सवाल ये है कि जैसे आपने कहा ना कि हमें डिफरेंशिएट करना मुश्किल हो जाता है, एजुकेशन वहाँ पर इतनी नहीं कि हम इसको डिफरेंशिएट करें। जो मेरा क्वेश्चन है कि आप उन लोगों को जो जिसके घर में डिमेंशिया का मरीज मौजूद है वो उसको कैसे हैंडल करें, उनकी अगर नेग्लिजेंस या उनकी मिसबिहेवियर से उसकी बीमारी में इजाफा हो सकता है, ये मेरा सवाल है। और एक और जो मुझे एक सजेशन है या कह लें कि अगर डिमेंशिया का कोई मरीज है, इज देयर एनी वे कि हम उसको ट्रैक कर सकें, ऐसा बैंड उसके हाथ पे बैंड लगा दें कि हम उसको ट्रैक कर सकें कि अगर वो बाहर निकल गया उसका पता उसको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, तीनों सवाल बड़े इंपॉर्टेंट है। ऐसा बहुत शुक्रिया सर। स्टार्ट करते हैं प्रिवेंशन कैसे। ठीक है, तो इसके 3 सवाल 3 हिस्से थे इनके सवाल के। पहले तो बहुत शुक्रिया। ये ड्रेस वैसे मैं वैसे ही कहना चाह रहा हूँ, जिससे हमारा कौमी ड्रेस है और मैं जिधर भी फिरता हूँ लोग हैरान होते हैं ये क्या है। और आई मतलब मुझे अब मैं यहाँ में बो टाई लगा के बैठा हूँ तो सारे कहेंगे ये ठीक है। अब मैं नॉर्मल पाकिस्तानी ड्रेस में हूँ, हमारा ये तो नॉर्मल है। एनीवे लेकिन शुक्रिया आपका। तो सवालों की तरफ आते हैं। सबसे पहले क्या, डिमेंशिया को प्रिवेंट किस तरह किया जाए। तो डिमेंशिया को प्रिवेंट करने के बड़े सिंपल से तकरीबन हर बीमारी के, ये याद रखें, एक अच्छी लाइफ गुजारने के लिए, नॉट डिमेंशिया, सब कुछ के लिए आपको सबसे पहले तो अपनी ग़िज़ा दुरुस्त कर देनी, ठीक है। ये हाई कोलेस्ट्रॉल, हाई ब्लड प्रेशर, इन चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए। सिगरेट से परहेज़ करना चाहिए और मेरे पठान भाई जो है उनको नस्वार से परहेज़ करना चाहिए। और इस तरह की चीज़ें जो जरा या डॉक्टर साहब एक मिनट नहीं रुके, नस्वार से डिमेंशिया होता है? देखिए मैं आपको हाँ होता है, हाँ होता है। हाँ, आपको मैं बताऊँ सिगरेट और नस्वार दोनों से होता है। सिगरेट और नस्वार दोनों से डिमेंशिया होता है? हाँ, उसकी वजह यह है कि डिमेंशिया की टाइप्स की तरफ हम आ रहे थे, ये भी ज़रा अर्ली आ जाता है। इसे हम कहते हैं वैस्कुलर डिमेंशिया। ओके, ये टाइप है एक। उससे होता है कि आपकी शरियानें आहिस्ता आहिस्ता जो सारे दिल की और दिमाग की एक ही है ना, वो छोटी होना शुरू हो जाती है। कोलेस्ट्रॉल वो बंद होना शुरू हो जाता है। उससे छोटे छोटे फाले जो होते हैं जिससे आपका दिमाग सुकड़ जाता है और आपको डिमेंशिया हो जाता है, ठीक है। और ये बहुत ही कॉमन, हमारे इलाके में सबसे कॉमन है ये। अल्जाइमर भी है लेकिन वो लेट एज में है। जो अर्ली एज का डिमेंशिया, वैस्कुलर डिमेंशिया इज मोर कॉमन इन पाकिस्तान। ओके, हाँ, तो वैस्कुलर डिमेंशिया के तो मैंने बता दी ये चीज़ें, ठीक है। इसके अलावा देखें आपका जो सोशल नेटवर्क है, आपका जितना दिमाग इस्तेमाल होगा उतना चलता रहेगा। अपने वालिदैन के साथ उनकी अगर एज ज़्यादा होती जा रही है, जितना आप ज़्यादा एंगेज करें उनको ज़्यादा एंगेज करें और जितनी फेमिलियर चीज़ें उनके पास हैं उनको ज़्यादा चेंज ना करें। अगर वो एक जगह पे रहते रहे सारी उम्र और आप कहते हैं नहीं बूढ़े हो गए, घर बेच के हम अपने लिए 2 और घर ले लेते हैं या 7 का बेच के 2-4 I8 में ले लेते हैं और तो वो उनके लिए बेहतर नहीं है। वो जिधर रहते हैं उधर ही रहे। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। और जिधर भी मतलब मेरे गाँव में जो कंफर्ट जोन है उनका उसको ना छेड़ा जाए। हाँ, और उनकी जो एक रूटीन बन चुकी है उसको ना छेड़े तो उनका वो जो प्रोग्रेशन है वो थोड़ी स्लो हो जाती है। राइट। और जैसे ही आप उनको अगर एक नई जगह ले जाते हैं, नए लोग और नया सिस्टम, तो दैट विल कंप्लीटली चेंज इट। बिल्कुल ठीक। इसके अलावा अगर इनका दूसरा क्वेश्चन ये था अगर डिमेंशिया हो गया है तो क्या करना चाहिए, आसपास के लोग क्या करें? हाँ, तो आसपास के लोगों को यही करना चाहिए। अगर फर्स्ट को डिमेंशिया हो गया, अब वो कितना डेवलप हो गया, कितना प्रोग्रेस कर गया, डिपेंड करता है। अगर अर्ली डिमेंशिया तो वो तो मैंने पहले बताया, इन चीज़ों के साथ आप कवर कर सकते हैं, ठीक है। अगर डिमेंशिया मिडिल स्टेज पे चला गया है
तो उस पर क्या कहते हैं, आप ये करते हैं कि यार उन पर नज़र रखना बहुत ज़रूरी है। दे शुड बी सुपरवाइज इन एवरीथिंग इंक्लूडिंग गोइंग टू द वॉशरूम, क्योंकि होता है कि जब डिमेंशिया होता है या यादाश्त जाती है तो पेशेंट रिग्रेस करना शुरू कर देता है, वो बच्चा बनना शुरू हो जाता है दोबारा, और वही हरकत करता है जो कि एक बच्चा कर रहा होता है। तो जैसे आप एक बच्चे को सुपरवाइज करते हैं वैसे ही करें, इसी तरह अपने वालिदैन को करें। दूसरा वो कह रहे थे अगर बाहर चले जाए, आजकल तो खैर सिस्टम बड़ा डेवलप हो गया, मैं तो खैर फ़ोन और बैटरियों से डरता हूँ, आजकल सुबह से डर रहा हूँ, बाहर फ़ोन दूर कर रहे हैं लेकिन आजकल वो आई टैग और डिफरेंट चीज़ें और GPS नेविगेशन वो आता है, लेकिन बात उस नौबत तक जानी ही नहीं चाहिए कि आपके वालिदैन घर से बाहर चले जाए और आप ट्रैक कर रहे हो कि GPS पे है किधर, क्योंकि उनको वापसी का रास्ता मोस्ट लाइकली शायद ना पता हो, स्पेशली अगर वो नई जगह पे चले गए हो। ओके, अब मैंने बताया डिमेंशिया के ट्रीटेबल कॉज है ना, उसमें से एक तो मैंने पाकिस्तान में बता दिया आपको, चलो ब्रेन ट्यूमर है, ठीक है। दूसरा जो मेरे पास बहुत कॉमनली आता है उसमें ये होता है कि यार इंसान का जो एक तो यादाश्त जारी होती है, ठीक है, दूसरा छोटा पेशाब बहुत जल्दी जल्दी आ जाता है, ठीक है। अच्छा। और ये 3 मेजर सिम्टम्स हैं। और दूसरा वो जब चलते हैं ना तो उनको वो कदम छोटे छोटे कदम लेके चल रहे होते हैं, वो चल नहीं सकते, ठीक है। अच्छा, इसे कहते हैं, हाँ, स्मॉल स्टेप्स। इसे हम कहते हैं NPH, ये एक और टाइप का डिमेंशिया है, ठीक है। अच्छा, मतलब मेमोरी कम होती है, उसे होता ही है, और ये बड़ा सोच समझ के करना चाहिए। मैं अब उस डिटेल में नहीं जाना चाहता कि न्यूरो सर्जन क्या होता है क्या नहीं होता, सबको अभी तक पता चल जाना चाहिए, ठीक है। तो उसका स्पेशल डायग्नोसिस होता है, ठीक है। ओके, वो मैं ये करता हूँ, मेरी क्लिनिक में रूटीन ले आते हैं, तो मैं चेक करता हूँ, अगर मुझे CT MRI पे नज़र आ रहा है कि यार ये पानी थोड़ा ज़्यादा लग रहा है मुझे दिमाग में, और ये भी लेट एज में होता है, 60+ में जाता है, तो मैं उनकी कमर से पानी निकालता हूँ, 5 मिनट के अंदर अंदर वो जो है ना एकदम बातें शुरू कर देते हैं, और फिर उनके मैं 10 मिनट वॉक टेस्ट करते हैं, वो वॉक भी ज़्यादा कर रहे होते हैं, और फैमिली कहते हैं सर जी है तो तुसी नवा बंदा दे देता है मैनू, ठीक है। तो फिर उनको मैं परमानेंट सोल्यूशन करता हूँ, उनके दिमाग का पानी ट्रांसफ़र कर देता हूँ, तो वो उनकी मेमोरी बेहतर हो जाती है, और उनका जो पेशाब का इनकॉन्टिनेंस है वो भी बेहतर हो जाता है, चलना। हाँ, फिर उसको वो बाहर से मैनेज करता हूँ, कंट्रोल करता हूँ कि कितना पानी ड्रेन करना है, कितना। और ये आपको बेहतर पता है। एक और कॉलर भी है, उनको भी शामिल कर लेते हैं। पेशावर से इरशाद साहब, अस्सलाम वालेकुम जी, क्या पूछना चाहेंगे? मिसेस इरशाद हैं जी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक। क्या पूछना चाहेंगे? ये मुझे नहीं पता कि आपने टॉपिक कब शुरू किया है, मैंने रिसेंटली भी ज्वाइन किया है, कोई बात। लेकिन ये जो डिमेंशिया के बारे में आप बता रहे हैं ना, तो ये इसका ये पूछना था कि इसकी ये जो कोई खास उम्र से ये डिमेंशिया हो जाता है या फिर 50+ वालों को होता है? ठीक है, ये हमने डिस्कस किया अभी। मिसेस इरशाद, आपका एज बताना चाह रही थी प्लीज। मैं चीजें भूलने की है बहुत ज्यादा ना, मैं बहुत ज्यादा रिकॉल करती रहती हूँ, और एक तो अकेली भी होती हूँ घर में, तो आपकी एज क्या है? मैं बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाती हूँ, माइंड डिस्टर्बेंस मेरे अंदर आ जाती है कि मुझे। आपकी एज क्या है? मेरी 55। ठीक, बहुत शुक्रिया आपने कॉल की। 55 एज है। अच्छा, ये वाकई होता है किसी को डिमेंशिया से मालूम है कि मुझे डिमेंशिया? हाँ, देखिए, नहीं, मैं आपको ये बताता हूँ, हमारे यहाँ एंग्जाइटी और डिप्रेशन भी बहुत कॉमन है, ठीक है। हम महंगाई की इन बात में जाना नहीं चाहिए, लेकिन इस टाइम पे हर एक पे बहुत प्रेशर है ओवरऑल, ठीक है ना। तो ओवरऑल प्रेशर्स ऊपर से इर्द गिर्द के भी बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। मेरे अब 3 बेटियां हैं, मैंने सबको डॉक्टर बनाना है, हालांकि मैं सबको कहता हूँ डॉक्टर नहीं बनाना, खुदा दे आस्ते कितने और कोई और काम कर ले, इतना अच्छा काम खुद कर लेना, वो अलग कहानी है। लेकिन तो अब ये मिसेस इरशाद जो है, इनकी बातों से मुझे लग रहा है, हालांकि मैंने देखा नहीं है, लेकिन इनकी लाइफ में इस टाइम पर स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, तो स्ट्रेस कैन लीड टू दीज थिंग्स दैट यू स्टार्ट फॉरगेटिंग थिंग्स अराउंड यू। अच्छा, स्ट्रेस इज आल्सो कॉज ऑफ दिस डिमेंशिया? नहीं, इट्स नॉट कॉज ऑफ डिमेंशिया, इट कैन ओवरले करता है। ठीक है, गॉट इट। अब मैं भी स्ट्रेस में हूं ना, तो बहुत ज़्यादा कोई हो जाए तो यार ये फ़ोन ही भूल जाए तो अच्छा है आदमी, लेकिन तो फ़ोन भूल जाए और कोई इस तरह की कार्रवाई हो जाए। फ़ोन अब मुझे दे जाना दोनों यार, ये दोनों ले ले, लेकिन ये ना हो गया फिर तुझे मैं फिर तलाश करने ईदी एम्बुलेंस के दफ्तर पहुंचाऊं। चल, एक और कॉलर है, निदा हमीदा फ्रॉम खानेवाल। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या पूछना चाहेंगी? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, मैं निदा बात कर रही हूँ खानेवाल से। जी, बताइए। जी, मैं डॉक्टर साहब से पूछना चाहती हूँ कि ना मुझे डिमेंशिया की बीमारी है, जिसे मैं भूल जाती हूँ चीजें रखकर, और क्या नाम है, दूसरी ये कि ना मेरे दिमाग से ना पानी आता है, तो नाक के जरिए, मुझे पानी आता है। मैं डॉक्टरों के पास भी मैं गई हूँ, मैं उनसे अपना इलाज भी करवा दूँ, तो मुझे मतलब अब क्या करना चाहिए कि मतलब मेरा बाईपास भी हुआ है, मेरे 2 बाईपास हुए हैं। डॉक्टर साहब कोई सवाल करना चाहते हैं? ऑनलाइन ही रहे, मैं आपसे 1-2 सवाल पूछ लेता हूँ। प्लीज पूछिए। मुतरमा, अगर आपके नाक से पानी आ रहा है तो उसका तो इलाज जो है ना, वो तो एक डिफरेंट किस्म का होता है।
जो कि बजरिया नाक में वो बंद कर देता हूँ पानी आना, ठीक है। बाईपास पाकिस्तान में तो आपको एक के कीमत में 3 भी मिल जाते हैं, वो एक अलग कहानी है। तो मेरा ये है कि अगर आपके नाक से पानी आ रहा है और आपकी थोड़ी यादाश्त कमज़ोर हो रही है, नाक से पानी आना बहुत डेंजरस है, क्योंकि होता ही है कि उससे डायरेक्ट इन्फेक्शन दिमाग में जाके तो सरतोड़ बुखार हो जाता है, जो कि लाइफ थ्रेटनिंग होता है, ठीक है। और उसका इलाज मैंने ही पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस किया था बजरिया नाक करने से। वैसे मेरे आने से पहले 6 साल पहले यहाँ से पूरा सर खोल के तो बानट खोल के तो पता नहीं क्या क्या आपने क्या करना चाहिए? आपको ये करना चाहिए, आपको सबसे पहले न्यूरोसर्जन को जाके देखना चाहिए। अगर आप खानेवाल से हैं तो लाहौर में देख लें, ठीक है, किसी को, ठीक है। लाहौर में भी बड़े अच्छे न्यूरोसर्जन बैठे हैं, वरना मैं आ जाऊंगा लाहौर में 27 सितंबर को मेरी क्लिनिक। ठीक है, ठीक है। एक और सवाल डॉक्टर साहब, क्योंकि मैं आपको पता ही है बिल्कुल हर शहर में जाते हैं। डॉक्टर साहब, हम नॉर्मली देख रहे होते हैं ड्यूरिंग प्रोफेशनल रूटीन, बहुत इवन यंग एज में भी कोई काम दिया कि बॉस ने आपके किसी भी मैनेजर ने, और आप वो काम भूल गए और आपने कहा नहीं मैं भूल गया था, तो ये क्या मामला होता है? ये सिर्फ सुस्ती होती है या एक डिमेंशिया भी होता है? इसे कहते हैं चंड लाने जरूरी होनी है, ठीक है। ठीक है, एक चंड का इलाज है ये। मैं आपको बताता हूँ, देखिए मैं ना करें डॉक्टर साहब, नहीं मैं आपको बताता हूँ, जब मैं सबसे पहले यहाँ से गया था ना, मैंने कोई 20 साल बाहर गुजारे हैं, ठीक है। फर्स्ट थिंग आई डिड, मेरे से यही हुआ कि मुझे कहा था कि यार किसी पेशेंट का स्कैन लाना था, तो मेरे से रह गया, और मैं जूनियर डॉक्टर था, बिल्कुल हाउस ऑफिसर था, राइट। तो मेरे उस्ताद ने बड़े प्यार से मुझे बताया ना, और मुझे कहते हैं आई थिंक यू शुड कैरी अ डायरी। मेरा बस बैग वहाँ पे पड़ा है, डायरी अभी तक मैं फिर आता हूँ। अच्छा। एंड राइट एवरीथिंग दैट वी टेल यू। तो जब आप ऑफिस या इस सिनेरियो में काम कर रहे हैं और आपसे बातें भूल रही हैं तो लिखना शुरू कर दें। हाँ, अगर आपको जितना मर्जी स्ट्रेस हो, एक दफ़ा डायरी में डाला हुआ है तो यू नो एग्जैक्टली कि यार क्या है क्या नहीं। तो फॉर दैट काइंड ऑफ थिंग्स इवन आई कैरी अ डायरी, ठीक है। मेरे पास डायरी होती है, मेरे पेशेंट्स की डायरी होती है, मैंने सर्जरीज क्या करनी है, मैंने क्या क्या नहीं किया। मैंने फॉर एग्जांपल मैंने 2 हफ्ते पहले सर्जरी किया, मैं डायरी में डाला होता है कि यार इस पेशेंट को कॉल करनी है, मैंने पूछना है कि आप किस तरह हैं। मैं तो ज़रा VIP सर्विस देता हूँ, कोई तो वो पेशेंट कॉल करके पूछना है कि क्या हालात है क्या नहीं है, वो मैं खुद डायरी में डाला होता है, वरना भूल जाता है इंसान। तो आपको पता होता है। लेकिन इतनी ये होता ही है कि अभी जो 2-3 कॉल आई है, ये हमारे जेन्युइन मेरे पास इस तरह के क्लिनिक में पेशेंट्स आते हैं जिनको जनरली कुछ भी नहीं होता, ओके, और लेकिन वो स्ट्रेस और एंजाइटी उनको देख के हमें पता चलता है। अब जिनकी 25 ख़वातीन या इस तरह की आ रही हो तो आपको अंदाज़ा तो हो जाएगा ना कि कितने साल हो गए, 1996 से तो मैं भी ये कह रहा हूँ कि कौन बीमार है कौन नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर जब बहुत एंजाइटी उनकी ज़्यादा होती है, क्योंकि फैमिली में किसी को डिमेंशिया है फॉर एग्जांपल, तो आपका रिस्क और भी ज़्यादा होता है। और उस तरह के बहुत से लोग आते हैं कि जो कि वालिदैन का ख्याल रख रहे होते हैं और उनको इतना स्ट्रेस होता है कि, क्योंकि देखें एक छोटे बच्चे का ख्याल रखना और वही छोटा बच्चा अभी 75 साल का है, उसका ख्याल रखना बहुत मुश्किल काम है। सही बात। और ये जो लोग करते हैं, मैं मिसाल देता हूँ, मेरी वालदा मेरी नानी को था, ठीक है। मैं उनका क्लिनिक में भी मेरी नानी को था, ठीक है। और मेरी वालदा और ये जितने बहन भाई थे ना 5, इन्होंने रोस्टर बनाया हुआ था, बारी बारी ख्याल रखते थे। ओके। हाँ, तो वो 3 दिन एक के, 3 दिन दूसरे के, 3 दिन तीसरे के, तो उनमें वो स्प्लिट हो जाता था। और फिर मैं देखता हूँ कि चलो बाज के 1 बच्चा है या 2 बच्चे हैं, तो फिर वो ज़्यादातर 1-2 पे लोड आ जाता है, ज़्यादा बड़ी जिम्मेदारी हो। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में साथ देने के लिए। हमें ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक से वापस आएंगे, साथ रहिए। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। पाकिस्तान में ख़वातीन को विरासत में उनका जायज़ हक मिलना एक संगीन मसला है और आज यही हमारा मौजू है। एक सर्वे है जिसके मुताबिक 86% ख़वातीन 86% अपनी विरासत का मुकम्मल हिस्सा हासिल नहीं कर पा रही, एंड 90% ऐसी ख़वातीन हैं जिनको अपनी मलकियत पर इख्तियार ही हासिल नहीं है। हालांकि हमारे माशरे में विरासत के हवाले से क़वानीन मौजूद हैं, बहुत वाज़ेह है हमारा दीन भी, लेकिन अमल दरामद की कमी ख़वातीन के लिए मुश्किलात का बाइस बन रही है। आज के प्रोग्राम में हम कानूनी और मजहबी दोनों जो नुक्ता नज़र हैं वो आपसे शेयर भी करेंगे। ख़वातीन को विरासत में उनका हक कैसे मिल सकता है और इसके लिए क्या इक़दाम ज़रूरी हैं, क्या इशूज़ हैं जो ख़वातीन को फेस करने पड़ रहे हैं। आपका कोई सवाल है इससे मुताल्लिक़, अभी में कॉल भी कर सकते हैं। हमें इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं एडवोकेट आलिया ज़नी अब्बासी साहिबा। बहुत शुक्रिया अब्बासी साहिबा, आपने ज्वाइन किया। हमारे जो कवानीन हैं वो कितने क्लियर हैं और ख़वातीन को जो विरासत का हक मिलना चाहिए, चूँकि जो फिगर्स हैं हमारे सामने एक सर्वे के मतलब कि 86%, इट्स ह्यूज नंबर, कि इनको मिल ही नहीं रहा अपना हक। शोएब, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। आपको ये जान के बहुत खुशी होगी कि 86% तो ये अभी आपको पता लगा है। वन ऑफ दिस सिटी नेम्ड चकवाल, आप वाकिफ़ होंगे। जी जी। आज से कुछ अर्सा पहले हम एक केस डील कर रहे थे, तो मैंने वो शजरा वहाँ से मंगवाया और मैंने कहा कि देखा जाए कि शजरे के अंदर क्या सूरत हाल चल रही है।
डोंट फॉरगेट कि चकवाल इज़ वन ऑफ द मोस्ट लिटरेट सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान, जहाँ पे लिटरेसी रेट 97-98 के लगभग है, इसे जर्नैलों का शहर भी कहा जाता है। जी जी। उस बैकग्राउंड में आपने सोचना है कि व्हेन वी सॉ कि 1940 से लेकर कोई तकरीबन बल्कि 1960 तक आप समझ लें, 1960 तक शजरे के अंदर एक आध औरत थी। मतलब पूरे शजरे में आदमी डायरेक्ट सिस्टम में डाउनलोड हो रहे थे, विच यू आर लाइक, आई आस्क्ड दैट रेवेन्यू ऑफिसर कि सर ये क्या बात हुई, समझ नहीं आई कि ये अगर ये इस फैमिली में से एक औरत है, उस फैमिली में से दूर दराज जाके एक औरत है और इधर तो है ही नहीं कोई औरत, तो ये फैमिलीज़ आगे कैसे जा रही हैं? तो उन्होंने कहा कि दिस इज़ ऑल अबाउट डिप्राइविंग देम फ्रॉम विरासती हक। ये आपको मैं बता रही हूँ जो मोस्ट लिटरेट सिटी है उसकी बात। अच्छा, वहाँ पर सूरत हाल कोई मेरा ख्याल है 80s के बाद कोई थोड़ी इम्प्रूव की है। देन गो टू KP और आप चले जाएं इवन यहाँ हमारी तरफ यानी मरी और ये वाला जो एरिया है वहाँ पर भी लोग प्रेफर करते हैं कि अपनी शान को या अपने आप को ऊंचा करने के लिए बेटी को डॉवरी दे दी, डॉवरी आर्टिकल्स दे दिए। व्हेन इट कम्स टू विरासत वो कहते हैं भाई को हिस्सा छोड़ दें। मुझे शोएब वकालत में 22 साल हो गए, इन 20-22 सालों के अंदर मैंने कोई भाई ऐसा नहीं देखा जो अपनी बहन के लिए आकर बोले कि ओके सही है मैं अपना हिस्सा उसको देता हूँ या मैं उसे हिस्से से ज्यादा दे देता हूँ। आपने क्या बात कर दी है, ठीक है, ये क्या बात कर दी है कि एक भाई ऐसा नहीं देखा जिसने आके कहा हो कि मैं अपना हिस्सा अपनी बहन को देता हूँ। हमेशा बहनें देखी हैं कुर्बान सदके वारी जाते हुए कि मैं भाई पे कुर्बान और मैं सारा हिस्सा दे देता हूँ। अच्छा, और इंटरेस्टिंगली पंजाब में एक और कल्चर भी है कि अगर आप उनको ये समझाने की कोशिश करें ना तो वो खवातीन रोना शुरू कर देती हैं, है जी तुसी की कह रहे हो जी, पेके आलियां को लेके आना है ऐना कोई आसान भी नहीं है। नाउ यू हैव टू कन्विंस देम कि आपके वालिद सब आपको छोड़ के गए। बट एनीवेज जो बेचारी क्लेम कर रही हैं फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, जो हम बार बार कहते हैं कि बहुत ज़रूरी है उन खवातीन के सर्वाइवल के लिए शोएब, अब आप ये सोचें कि वो खवातीन बेचारी अपने जो चाहती हैं या अपनी जब उनको औलाद की तरफ से सख्ती आती है वो जाती हैं हिस्सा लेने के लिए। नूरजहां केस आई एम श्योर आप सबकी याद में होगा कि वो उसमें आधी सदी लग गई, जब नूरजहां खुद मर गई तो उसके बच्चों को हिस्सा मिल गया। ये ऐसे क्या फ़ायदा कि एक राइटफुल जो क्लेमेंट है जिसका हक है ही हक नहीं मिल रहा, उसको हक नहीं मिल रहा। वो घर से जब निकल रही है वो पैसे लगाएगी, वो वकील के पास जाएगी, पैसे लगाएगी, वो अदालत जाएगी, वो पूरी जिंदगी भी लगाएगी। ये भी ऐड कर दीजिए इस पे मजीद भी मुझे बात करनी है आपसे, कुछ केसेस भी आपसे मैं ज़रूर समझूंगा ताकि हम नाज़रीन को बता सकेंगे व्हाट एक्चुअली इज़ हैपनिंग अराउंड। चूँकि मैंने कहा था कि हमें इस पे जो इस्लामिक पर्सपेक्टिव है उस पर भी थोड़ी सी बात करनी है। मुफ्ती अफनान अहमद साहब ने ज्वाइन किया, एज अ टीचर, एडवोकेट, स्पीकर हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। मुफ्ती साहब, कानून भी वाज़ेह है और ज़रा उससे बहुत पहले मैं कहूँगा कि हमारा दीन बहुत वाज़ेह है, सबके सामने है, खुल के सबके सामने है कि कैसे अल्लाह ताला ने फरमा दिया है कि किसको क्या हक मिलना और कैसे एक प्रोसीजर चलना है। क्या वजह है कि इस्लामिक मुल्क है, 86% ख़वातीन यहाँ की मुफ्ती साहब ऐसी हैं कि जिनको विरासती हुकूक नहीं मिल रहे? हम तो फेल हो गए। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, पहली बात जो कुरान की आयत वाज़ेह है जिसमें अल्लाह ताला ने फरमाया कि ख़वातीन को भी मीरास में हक़ है, मर्दों का भी हक़ है। फिर अल्लाह ने यानी मीरास एक ऐसा मसला है कि जिसमें उम्मत में कहीं इख्तिलाफ़ नहीं है। यानी नमाज, रोज़े, हज, ज़कात सब में बेशुमार इख्तिलाफ़ात हैं उम्मत के जो फ़ुक़हा हैं, जिल क़दर हनफ़ी, शाफ़ी, मालिकी। लेकिन अजीब बात यह है कि मीरास के हिस्सों में इक्का दुक्का बहुत कोई एडवांस इश्यूज़ के अलावा कोई इख्तिलाफ़ नहीं है। उसकी वजह यह है कि ये वो वाहिद इशू है जिसको कुरान ने, जिसकी जो जुज़ियात हैं, जिसकी आप ये कह सकते हैं सब सेक्शंस को भी बड़ा वाज़े करके बयान कर दिया। अब ये सोचना चाहिए कि कुरान जिस चीज़ को इतनी अहमियत से बयान कर रहा है कि नमाज, रोज़े के मसाइल भी कुरान इन डिटेल बयान नहीं कर रहा, वो हदीस में आ रहे हैं, आगे एक्सट्रैक्ट किए जा रहे हैं, अल्लाह इसको क्यों बयान कर रहा है? फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जो मीरास का इल्म है, इल्मुल फ़राइज़ इसको कहते हैं, इसको आपने निस्फ़त दीन करार दिया है, यानी ये आधा दीन है। और आपने फरमाया इसको सीखो और इसको सिखाओ ख़ास तौर पे। अच्छा, अब हम आ जाते हैं कि पाकिस्तान में या बाकी आलम इस्लाम में क्यों रहे हैं, पाकिस्तान को दे लेते हैं। देखें, मामला एक बात तो ये है कि हम चूँकि हिंदुओं के साथ रहे
तो हिंदुओं की जो बहुत सारी सिफात थी वो हमारे अंदर आ गई, ख़ास तौर पे ख़वातीन के बारे में। आप शादी ब्याह रसूमात में देखें, हम जो शादी में कल्चर्स करते हैं, रस्मात करते हैं, औरत से जहेज़ लेते हैं भारी भारी, फिर सारी ज़िंदगी औरत को दबा के रखते हैं। बच्चा पैदा हो तो औरत ने ख़र्चा करना है हर चीज़ में उसको, एक तरह से, बल्कि लड़की वाले बेचारे जलील बन के रहते हैं, और वो फिर अपने बेटे की जिसके शादी करते हैं फिर वो उससे बदले उतारते हैं। यानी इतनी अकल नहीं है, समझ नहीं आती कि हमें ऐसे करना चाहिए। दूसरा, जहाँ तक बात है कि इस्लामी कानून क्यों इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा, तो पाकिस्तान में तो कोई भी कानून इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा। कानून अगरचे इतना वाज़े है, 1986 से लेकर अभी हमारे साथ माशाल्लाह ने उन्होंने बताया होगा आपको, मैं अभी ज्वाइन किए, कि आयशा बीबी केस था, फिर ज़ैनब बीबी केस था, फिर रशीदा बीबी केस था 90s में, फिर अभी 2019 में बड़ा एक लैंडमार्क डिसीजन सुप्रीम कोर्ट का आया था जिसमें बड़ा वाज़े किया था। फिर 2011 में हमारे पास जो वुमेन एक्ट्स ऑफ क्रिमिनल एक्ट्स अगेंस्ट वुमेन एक्ट है जिसमें बड़ा वाज़े किया गया है, रिपोर्ट्स हैं। लेकिन मामला ये है कि पाकिस्तान में इंसाफ नहीं दिया जा रहा, वो हम सबको मालूम है क्या वजह है उसकी, कोई भी कानून सही इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा, उसकी जो मुख्तलिफ वजूहात हैं। जहाँ तक दीन की बात है तो ऐसा लगता है कि रियासत की विल नहीं है कि दीनी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने की, लाने की, नीचे तक लाने की। तीसरा मसला, मैं अपनी बिरादरी को भी कहूँगा कि हमारे जो उलमा है वो इन मसाइल को मिंबर पे नहीं बयान करते। आप बताएं, आपने कितनी मरतबा देखा है? मेरा ये सवाल भी था आपसे मुफ्ती साहब के मेंबर की जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा है इसमें कि वो गाइड करें लोगों को, चूँकि ज़ाहिर है हम उस तरफ देख रहे होते हैं, लेकिन इस बारे में बात नहीं हो रही होती। देखें, ये हमारे मिंबर का एक मसला है जो कुछ उलमा तो कर रहे हैं। अक्सर उलमा को हम भी, और ये इस प्लेटफॉर्म से मैं बात करने की कोशिश करूँगा कि हम सिर्फ इबादत के मसाइल तो ठीक हैं, वो तो बहुत ज़रूरी है, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज के ज़िक्र के, लेकिन जो सोशल इश्यूज़ हैं माशरे के चुपते हुए, जिससे पूरे माशरे का सारा स्ट्रक्चर तबाह हो रहा है, और उसकी वजह से जब स्ट्रक्चर तबाह होता है तो बाकी दीन भी उसका ख़त्म हो जाता है। और इसी तरह बिजनेस इश्यूज़ हैं, सोशल इश्यूज़ हैं, ख़ासतौर पे औरतों पे जुल्म के जो इश्यूज़ हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा हज्जतुल वदा में आपने सबसे इम्पोर्टेंट खुतबे में कह के गए कि औरतों पे जुल्म नहीं करना, मेरी वसीयत औरतों के बारे में ले लो, इनको। तो आपने ये फैमिली इश्यूज़ को बयान किया था, तो इसको हमारे मेंबर मेहराब से बात होनी चाहिए, इसको सेमिनार्स में होनी चाहिए, हमारी जो रिलीजियस जितने भी एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें इसको आना चाहिए। और मुफ्ती साहब, एक चीज़ और भी मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अगर एक भाई अपनी बहन को उसका हक नहीं देता, उसी घर में या जो भी उसके हिस्से में आया है, जो भी माल उसके हिस्से में आया है, वो उसको इस्तेमाल कर रहा है, अपने बच्चों की परवरिश उसमें कर रहा है, उस खर्च कर रहा है अपने बच्चों पे, अपनी औलाद पर, लेकिन बहन का हक मारा हुआ है, दीन क्या कहता है ऐसे मामले पे? ये जो आप बच्चों पे लगा रहे हैं लेकिन आपने मारा अपनी बहन का हक है, तो क्या होगा फिर? ये क्या ये हलाल है? बड़ी अहम बात है। मैं कुरान की आयत से बात करता हूँ। जी प्लीज। इसी ये जो रुकू है सूरे निसा का दूसरा रुकू, जिसमें पूरी अल्लाह ने विरासत के दीन को तफसील से बयान किया है। वो अल्लाह ने फरमाया, इन्नल लज़ीना यअकुलून अमवाल यतामा ज़ुल्मन इन्नमा यअकुलून फ़ी बुतूनिहिम नारा व सयस्लौन सईरा। जो लोग दूसरों का माल, यतीमों की यहाँ बात खास इसलिए की है कि कॉन्टेक्स्ट ये था, लोग यतीमों का माल खाते थे, किसी का माल खा लेता है विरासत का, वो गोया कि अपने पेट में आग डाल रहा है। ये दुनिया की बात हो गई। वसयस्लौन सईरा, सख्त भड़कती आग में दाखिल होगा क़यामत में। फुक़हा ये फरमाते हैं, मसला ये है कि जब कोई आदमी मरता है तो उसकी जो इनहेरिटेंस होती है वो खुद ब खुद डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। अब आपके नीचे को आपको करना सिर्फ ये है कि वो किसी को देना है, कि जो किसी का विरासत का माल खाता है, चाहे बहन का, भाई का, और इन पाकिस्तान केसेस में 86% या 90% औरतों का हक मारा जाता है, तो वो पेट में गोया कि आग डाल रहा है कुरान के मुताबिक। और यानी अच्छा, ये इसमें मुफस्सिरीन ने बात की कि अल्लाह ने कहा दुनिया में पेट में आग डाल रहा है, इसका मतलब ये दुनिया उसकी बेचैन रहेगी, परेशान रहेगी, उसका ख़ानदान बेचैनी और तोड़ फोड़ का शिकार रहेगा, क्योंकि ये हराम माल है। तो हराम पेट में आने से या अपने बच्चों के पेट में हराम डालने से कभी भी सुकून, इत्मीनान या एक खूबसूरत ज़िंदगी नहीं मिल सकती। बिल्कुल सही मुफ्ती साहब, बहुत शुक्रिया, आपने बहुत वाज़े कर दिया आप कुरान की रोशनी में कि किस तरीके अगर आप किसी का हक मार रहे हैं, जिस तरह आपने बिलखुसूस कहा कि यतीम का हक मारना बिल्कुल ऐसे है कि आप अपने पेट में आग भर रहे हैं। बहुत शुक्रिया, साथ मौजूद थे सर आप। कमिंग बैक टू द लीगल पर्सपेक्टिव, जो उस पर हम डिस्कशन भी कर रहे थे, आलिया साहिबा, कुछ केसेस जो आपने ब्रेक में भी डिस्कस किया, वैसे भी जिक्र करते, आपने नूरजहां का भी जिक्र किया, और कुछ वाक़यात, कुछ केसेस रादर मुफ्ती साहब ने भी हाईलाइट किए।
हमारे आसपास जो माहौल है मैं इस पर कमेंट करूंगा, लेकिन कॉलर भी है, उनका सवाल भी ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मनान साहब बात करें, क्या कहना चाहेंगे? जी वालेकुम अस्सलाम शोएब, थैंक यू वेरी मच। मैं ये सवाल करना चाह रहा था आलिया ज़रीन अब्बासी साहिबा से जी। कि जैसे एक खातून है वो अपने माँ बाप से हिस्सा ले लेती है और उसके बाद वो हिस्सा डेफिनेटली वो अपने बच्चों के लिए लेती है। अगर वो जायदाद अपने बच्चों के नाम पर नहीं करती, फॉर एग्जाम्पल कि मैं आज करती हूँ कल करती हूँ, और इसी मामले में उस खातून की डेथ हो जाती है, तो क्या वो हिस्सा वो बच्चों को मुंतकिल होगा या वो वापस फिर उसके जो है वो वालिदैन यानी उसके भाइयों में तकसीम हो जाएगा? ये मेरा सवाल था। प्लीज़ आले साहब। जी शोएब, इसका बहुत सिंपल सारा जवाब है कि वंस जैसे डेथ अगर हो जाती है किसी बंदे की, तो प्रॉपर्टी जो भी उसके नाम पर होगी, कॉलर को ये मैं वजाहत के साथ बता दूं कि वो उसके इनहेरिटेंस के मुताबिक जाएगी। एक औरत का इंतकाल हुआ अगर औरत का इंतकाल हो गया तो वो उसका हस्बैंड लेकर जाएगा शेयर और उसके बच्चे लेकर जाएंगे, वापस कभी भी नहीं जाएगा। अच्छा, और अगर ये केस है जी, जैसे अभी सिर्फ बात हुई है कि अच्छा आपको हम आपका हक देंगे या ये आपका हिस्सा है, और जिस औरत को देना है उसकी डेथ हो गई है, इन दैट केस क्या वो जो विरासत थी वो हस्बैंड और बच्चों में आएगी या नहीं आएगी? नहीं, अब आप ये शोएब इसको यहाँ रोकिए ना, अगर वो उसको मिली नहीं उस रोज, ठीक है, लेकिन वो इंटाइटल्ड तो थी ना, देन द किड्स कैन गो एंड इन्फोर्स द राइट ऑफ द मदर। अगर वालदा का हक उसको मामू ने नहीं दिया या बाकी फैमिली जो भी उनकी है उन्होंने नहीं दिया, और जो वालदा के वालिद साहब थे उनकी डेथ हो गई, प्रॉपर्टी जो है वो उनके नाम पर है, तो यकीनन वो आगे इन एनी केस वो बच्चों के नाम आएगी। बिल्कुल। एक और कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम जी, मिधत है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम, निगत है हमारे साथ, क्या पूछना चाहेंगी? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। निगत साहिबा प्लीज सवाल कीजिएगा। जी, ये मुझे जज साहिबा से सवाल करना है कि अब भाई तो सारी विरासत ले गए और 4 बहनें हैं हम लोग, दो को टूटी फूटी दे के चले गए हैं, बाकी जो 2 बड़ी बहनें हैं वो बड़ी वाली को तो मानते ही नहीं है कि ये हमारी बहन है, और मुझसे साइन लेकर रहे, मैं निगत हूँ, मुझसे साइन लेकर रहे और वो दोबारा उन्होंने कुछ किया ही नहीं है, मुझे पैसे भी नहीं दिए और बेईमानी बहन करके साइन सारे ले गए। अच्छा एडवोकेट साहबा प्लीज़ ये बताइएगा, ये देखें ये बड़ा अहम मामला है, भाई बस दस्तखत करा लेते हैं, किस पे करा रहे हैं नहीं पता होता हमारी बहुत सी खवातीन को। शोएब ये प्रोपोजिशन हर वक्त हमारे सामने रहती है, फौरी तौर पर जैसे ही इनको ये समझ में आ गई ना कि वो सिग्नेचर मेरे से करके एलियनेशन ऑफ प्रॉपर्टी कर गया, आपको फौरी तौर अदालत चले जाना है और आपने बताना है कि मैं पर्दा नशीन लेडी हूँ, आई डू नॉट अंडरस्टैंड दी ट्रांजेक्शन, या मेरा भाई जो है वो मेरे से गलत बयानी करके ले गया है। एक तो लोगों को ये भी नहीं पता ना कि एंटी वुमेन प्रैक्टिसेस एक्ट के तहत इन पर पर्चा भी हो जाएगा, 10 साल की सज़ा भी होगी भाई को, और साथ हो सकता है अगर कोई आगे जो वो कहते हैं ना, हमारे यहाँ बहुत सारे अच्छे जूरिस्ट जजेस बैठे हुए हैं, सीनियर मंसूर अली शाह साहब, आयशा मलिक साहब, ये वो जजेस बैठे हुए हैं जिन्होंने उठा के इतना बड़ा जितना उसने प्रॉपर्टी राइट आपका विदहोल्ड किया ना, उतना उसको कॉस्ट ऑफ लिटिगेशन एक्ट में फाइन डाल देना है। आप वो ट्राई तो करके देखें। इशू ये है कि हमारे यहाँ इन्फोर्समेंट नहीं है, अपने राइट के पीछे वो बेचारी इसलिए नहीं जा सकती क्योंकि उनके पास पैनी भी होती नहीं है। अब एक तरीक़ेकार चूँकि अगर वो इस्लामाबाद या इवन प्रोविंसेस में भी अवेलेबल है, जो इन कॉलर के लिए मिधत वाज नेम, और वो मुजफ्फरगढ़ से थी जी, मिधत को ये ज़रूर बताइए कि अगर मुजफ्फरगढ़ से वो हैं तो पंजाब ओम्बुड्समैन बैठी हैं, केपी ओम्बुड्समैन, इसी तरह से फेडरेशन के अंदर जो आपकी जो है वो इस्लामाबाद के अंदर ओम्बुड्स पर्सन बैठी हैं जो कि इन्फोर्समेंट ऑफ प्रॉपर्टी राइट एक्ट, और वहाँ जाएं तो मामला आगे लेकर चलते हैं। आप ये बगैर टेक्निकलिटीज के विदिन 6 मंथ्स तो मुहतसिब के पास जाना बहुत जरूरी है। वफाकी मुहतसिब भी और सूबाई मुहतसिब की भी हम बात कर रहे हैं। सलमाना है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या पूछना चाहेंगी? जी सर, मेरा क्वेश्चन था कि मेरे फादर की डेथ हुई है, तकरीबन 1 साल होने वाला है ना, तो वो उनकी हमने वसीयत निकाली थी, वसीयत में लिखा हुआ था कि आपने विरासत में ना इक्वल 5 बहन भाई हैं, इक्वल तकसीम करना है, इक्वल लेना है सबने, इक्वल लेना है सबने, इक्वल। तो जो बड़े भाई हैं मेरे वो नहीं माने, कहते मैं इक्वल नहीं दूंगा, मैं शरीक दूंगा। अब वसीयत में वो लिख के इस पे बताएं जी एडवोकेट साहिबा। वसीयत में ये है कि तमाम बहन भाई को इक्वल शेयर मिलेगा, लेकिन ज़ाहिर है शरीयत में ये होता है कि ज़ाहिर है डिफरेंट होता है, बेटों का हिस्सा अलग है। आई थिंक दिस इज देयर इज अ कंफ्यूजन दैट दे नीड टू अंडरस्टैंड दैट इन इस्लाम देयर इज नो कांसेप्ट ऑफ विल एक्सेप्ट ऑफ 1/3 ऑफ द टोटल प्रॉपर्टी। हमने मौजू भी रखा था एक रोज और हमने डिस्कशन 1/3 से ज्यादा का, इसी तरह जिस तरह जिना की प्रॉपर्टी भी आपको याद है, विल भाई जो ठीक बात कर रहे हैं, और
शरई हक मिलेगा। वो शरई हक मिलेगा। 1/3 की हद तक वो विल, अगर उसको ये एक्नॉलेज सारे करते हैं कि ये विल है, तो 1/3 की हद तक यस वो उसके मुताबिक ही, विल के मुताबिक जाएंगे। रिमेनिंग प्रॉपर्टी शरई वारिसान के पास जो है वो शरई जो हिस्सा मुकर्रर है उसके हिसाब से जाएगा। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में साथ देने के लिए। हमें ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक से वापस आएंगे, साथ रहिए। क्या आपके बच्चे आपको ब्लैकमेल करते हैं? ये करोगे तो ये करूंगा। तो ये सेगमेंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चूंकि हम इसी पर हम आज बात करने वाले हैं। और इसके साथ साथ बच्चों की एक हद मुकर्रर करना ये कितना इंपॉर्टेंट होता है, बाउंड्रीज सेट करना कितना इंपॉर्टेंट है, इसमें मैं बात करने हैं। हमें ज्वाइन कर चुके हमारे नफ्सियात सोबिया खतीब साहब। सोबिया साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। थैंक यू सो मच। ये बच्चे हमें ब्लैकमेल करते हैं कि हमने बच्चों की कंडीशनिंग कुछ ऐसे कर दी कि वो हमें ये कर रहे हैं? वो सीख चुके हैं कि मैंने पकड़ना कहाँ से है। ओके, और ये हमने लूप होल दिया है, कमांड दे दी है उनको, हमने कोई सरहद मुहित नहीं की या वो बांधी नहीं है जिसकी बेस पे अब बच्चा या नौजवान जो अपने अम्मा अब्बा को, स्पेसिफिकली पेरेंट्स को, उसे आइडिया हो गया कि इनकी दुखती रग कहाँ है और किस तरह से पकड़नी है, वो उसे आइडिया हो गया। और क्योंकि हम खुद इतना ज़्यादा अपनी बाउंड्री को क्रॉस कर चुके हैं बीइंग एन पेरेंट दोनों लेवल पे। शॉर्टली एक चीज़ मैं यहाँ पे इंड्यूस करना चाहूँगी। बाउंड्री क्या होती है? बाउंड्री ये होती है, वो बच्चे की सेफ्टी के लिए होती है, गोल ओरिएंटेड होती है, उसके सारी प्रोटेक्शन के लिए होती है, और ये होती है कि कम से कम वो अच्छा इंसान बने। लेकिन जब अब्यूज़ के लेवल पे चली जाएगी, इमोशनल ब्लैकमेलिंग पे चली जाएगी, इस बेस पे चली जाएगी कि गिल्ट ओरिएंटेड, कि मुझे नहीं मिला तो इसे मिल जाए, तो जब ये क्रॉसिंग्स अब्यूज़ होना शुरू हो जाएंगी या आप कहें कन्फ्लिक्टिव होना शुरू हो जाएंगी, तो उसकी बेस पे बच्चा आपसे कहेगा अब चॉकलेट नहीं मिलेगी तो मैं ये काम नहीं करूँगा, होमवर्क नहीं करूँगा, या फ़लाँ से मिलने नहीं जाऊँगा। इस तरह की सारी चीज़ें उसे पता है कि अब मैंने अपना मफाद, अपना मतलब कैसे निकालना है अपने अम्मा अब्बा से। क्या करें फिर? करना ज़रूरी है कि आप लोग जब भी कंसिस्टेंटली, हमेशा ये होता है कि हम एक बाउंड्री एक टाइम में मुहित करते हैं, हम कहते हैं कि इस वक्त में मेहमान आए हुए हैं, इस वक्त ऊंचा नहीं बोलना, ये प्लीज़ खा लो, ये मोबाइल ले लो, या जो भी चीज़ें हम सिचुएशन को सेट करने के लिए करते हैं, उसमें तजाद ना आना चाहिए। तजाद जब आता है ना, एक जगह पे आप माहौल में बच्चे को डिफरेंट गाइड कर रहे हैं, दूसरे में डिफरेंट गाइड कर रहे हैं, ये तजाद जब आता है तो बाउंड्री की फिर लाइनमेंट नहीं आती, एग्जैक्टली बच्चे तक वो मैसेज नहीं जाता। बच्चे के साथ जो भी बाउंड्री हो वो क्लियर हो, 4 C's का मैं हमेशा कहती हूँ, क्लियर हो, आप खुद ही कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं जो उसे कह रहा हूँ वाकई में वो खुद प्रैक्टिस भी कर रहा हूँ और मेरी ज़िंदगी का वो हिस्सा भी है, बच्चा रिफ्लेक्ट भी तो कर रहा होता है ना, उसके साथ कंफर्टेबल भी वो हो इसके लेवल पे। ये जो 3 C's के लेवल पे हम कहते हैं ना, अगर ये 3 चीज़ें सेट करके किसी भी जगह पे बाउंड्री सेट कर दी जाती है कि बच्चे को मैंने इन अवामिल के साथ सही तरह से एक अच्छा इंसान बनाना है या अपने औलाद के लेवल पे इन चीज़ों को इंड्यूस करना है, तो बेहतर तरीके से हो सकता है। हम खुद कॉन्फिडेंट नहीं होते क्योंकि हमने वो सीखा नहीं होता, वो प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे होते, हम खुद कंफर्टेबल नहीं होते। इवन ये जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की डिटैचमेंट के हवाले से पेरेंट्स मेरे पास आते हैं, कपल्स यूजुअली आते हैं, वो कहते हैं कि बच्चे को सिखाना है। अब आप खुद करेंगे तो वो सीखेगा, खुद कॉन्फिडेंट होंगे, क्लियर होंगे, एफिशिएंट होगा तो बच्चा बाउंड्री भी सेट करता है। बच्चे को जो आप कहते हैं वो ज़रूर करता है, लेकिन क्योंकि आप नहीं करते तो वो खराबी वहाँ क्रिएट होती है। पेरेंट्स को सबसे पहले खुद को सिखाना, समझना, क्लियर करना और फिर बच्चों के अंदर इंड्यूस करना आसानी हो जाती है। नो शुड बी नो, ये भी तो एक मामला है। यस, बिल्कुल, ये वही सिचुएशन है ना, एक जगह पे हाँ कर रहे हो, एक जगह पे नो कर रहे हो, तो आपने जब नो कह दिया तो आप कॉन्फिडेंट रहें और उस बाउंड को बांधें। हम यूजुअली ये होता है कि हम रिलेशनशिप स्पॉइल कर रहे होते हैं या रिलेशनशिप ख़राब कर रहे होते हैं। बाउंड्री रिलेशनशिप खराबी की तरफ नहीं, आपके बच्चे के रिलेशनशिप मजबूत करने के लिए है, बच्चे की बेहतर नशोनुमा के लिए। सुबह थैंक यू, वक्त बड़ा मुख्तसर था। इसी के साथ आज के प्रोग्राम से इतना ही, दोबारा मुलाकात कल करेंगे। अल्लाह हाफिज़।